हेलो। ऑडिटिंग का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 सीए इंटर ऑडिटिंग का एक बहुत ही विशेष चैप्टर है ये। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहने के लिए ये चैप्टर है, लेकिन है अल्टीमेटली क्या है, इसमें सारे के सारे स्टैंडर्ड्स कवर्ड हैं, सारे के सारे ऐसे कवर हैं। दो तीन इसमें क्या है, दो तीन इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। तो ज्यादा स्टैंडर्ड्स इसमें कवर हैं ऐसे 500 सीरीज के, याद रखना, ज्यादा ऐसे 500 सीरीज के स्टैंडर्ड कवर्ड हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए, चैप्टर बहुत बड़ा है, वीडियो लंबी बन सकती है, लेकिन हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या पेपर में आ सकता है? जी हाँ, आ सकता है। ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है? एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। फंडामेंटल का मतलब होता है कि जो लॉ में डिफाइन नहीं है, जिसके ऊपर आप जजमेंट थोड़ी सी दे सकते हो, एप्रोप्रिएट है कि नहीं, थोड़े से मतलब कहने का मतलब भावुक हो सकते हो, तो वो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। तो ऑडिटर को जो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है वो ट्रू एंड फेयर व्यू पे करना होता है, ना कि ट्रू एंड करेक्ट व्यू पे। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि ट्रू एंड फेयर व्यू होता क्या है। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट में बोला गया कि हैज नॉट बीन डिफाइंड इन लेजिस्लेशन। लॉ में तो ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में बताया नहीं गया। कंपनीज एक्ट ने भी फिर बोल दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपने ट्रू एंड फेयर व्यू पे देनी है, मतलब कि थोड़ा सा सही होना चाहिए काम। तो ट्रू एंड फेयर व्यू होता क्या है, उसके पॉइंट्स देखो। कह रहे हैं ट्रू एंड फेयर व्यू की एग्जांपल दे देते हैं कि जैसे कोई एसेट्स है, ना तो उसको अंडर वैल्यूड करके दिखाओ, ना ओवर वैल्यूड करके दिखाओ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से चलो। कोई मटेरियल एसेट्स की आप ओमिशन मत करो, कोई चेंजेस जो हैं उसको डिस्क्लोज करो, कोई मटेरियल लाइबिलिटीज है उसको ओमिट नहीं करना, यानी कि उसको डिस्क्लोज करना है। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट जो भी है जो उसके इंपॉर्टेंट मैटर है उसको डिस्क्लोज करके चलो। अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई करो। कोई अनयूजुअल आइटम्स होते हैं उसको डिस्क्लोज करो। तो मतलब कहने का मतलब ये सारा है ट्रू एंड फेयर व्यू, कि सब कुछ ठीक ठाक से करो, ना कि ट्रू एंड करेक्ट व्यू। एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, करेक्ट इनकरेक्ट के ऊपर भी बन चुका है। मेरे टाइम पे जब मैं फेल हुआ था ना, तब भी आया था। तो मैंने तो पढ़ा नहीं था। मैं क्या कर रहा था, सेल्फ स्टडी कर रहे थे हम, हमें लगा ट्रू फेयर ट्रू करेक्ट एक ही बात है। तो एग्जाम में करेक्ट इनकरेक्ट आया, कहते ट्रू एंड करेक्ट व्यू है। भाई ने बोल दिया हाँ जी करेक्ट व्यू है। वो तो बाद में पता चला जब गाड़ी में बैठे दोस्तों ने बताया भाई करेक्ट कुछ हो रहा है, फेयर कुछ हो रहा है। तब मैं भूला नहीं, और उसके बाद पेपर में करेक्ट इनकरेक्ट आया नहीं। अगला टॉपिक है असर्शंस। असर्शंस का मतलब क्या होता है? लाइक एक फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या गुण है, कोई एक आइटम है। जैसे आपको मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर पी&एल और बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स होती हैं, एसेट्स के अंदर मशीनरी होती है। तो मशीनरी के क्या असर्शंस है, लाइक उसकी वैल्यू कितनी है, क्या वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है कि नहीं है, क्या सच में आपने परचेज किया है, किस अकाउंटिंग पीरियड में है, कैसे उसको क्लासिफाई कर रहे हो। दीज ऑल आर असर्शंस, किसी एक पर्टिकुलर आइटम के अंदर के गुण है। क्या डेफिनेशन पढ़ते हैं? रिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आपको देगी। एम्बोडेड इन द एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जुड़ी हुई है। यूज्ड बाय द ऑडिटर, देगी मैनेजमेंट, यूज करेगा ऑडिटर, देगी मैनेजमेंट, यूज करेगा ऑडिटर, देगी मैनेजमेंट, यूज करेगा ऑडिटर। क्या के लिए? ताकि डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया जा सके। रिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट, एम्बोडेड इन द एफएस, यूज्ड बाय द ऑडिटर टू कंसीडर द डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। बार बार ये लिखा हुआ है, मैनेजमेंट बनाएगी, ऑडिटर यूज करेगा। तीन तरह के असर्शंस होते हैं। सबसे पहला अकाउंट बैलेंस के लिए, अकाउंट बैलेंस के लिए सबसे पहला क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसके लिए क्या असर्शंस आपको चेक करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया या नहीं किया, तो ये हो गया नंबर ऑफ एक ट्रांजैक्शंस हो गई। तो इसकी मेमोरी टेक्निक है AOC⁻3। ए से सबसे पहले एक्यूरेसी, क्या जो अमाउंट या अदर डेटा है वो सारा अच्छी तरीके से रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया। ओ से क्या ट्रांजैक्शन सच में अकर हुई थी या नहीं हुई थी। फिर C⁻3 मतलब तीन आने वाले हैं सी वाले, कंप्लीटनेस, ऑल द ट्रांजैक्शन जो हुई है शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड करनी चाहिए थी आपने सच में हैव बीन रिकॉर्डेड किया है या नहीं किया। कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब होता है उसी अकाउंटिंग पीरियड में आपने किया है। क्लासिफिकेशन, उसको प्रॉपर अकाउंट्स में दिखाया है। क्लासिफाई मतलब कि कोई आइटम पी&एल किया तो उसको पी&एल में दिखाना है, बैलेंस शीट किया तो बैलेंस शीट में। AOCE, ए से एक्यूरेसी, ओ से अक्रेंस, सी से क्लासिफिकेशन, कट ऑफ, कंप्लीटनेस। सेकंड असर्शन आपको चेक करनी है, आपको पता है अकाउंट बैलेंस की। अकाउंट बैलेंस के लिए मेमोरी टेक्निक अलग है, AOCE। AOC कॉमन है, ए से वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। अकाउंट बैलेंस, अकाउंट बैलेंस मतलब कि कोई लाइबिलिटी का बैलेंस है, कोई एसेट्स का बैलेंस है, वो चेक करना है। तो जो भी एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, कोई इक्विटी है, ठीक है, क्या वो एप्रोप्रिएट अमाउंट पे आपने उसकी वैल्यूएशन किया और उसको प्रॉपर्ली एलोकेट किया, लाइबिलिटी साइड या एसेट साइड। ओ से यहाँ पे है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। राइट्स मतलब किसी बिजनेस की एसेट्स, ऑब्लिगेशन मतलब किसी बिजनेस की लाइबिलिटी। सी से कंप्लीटनेस, ये तो कॉमन ही है कि सारी ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड किया है या नहीं किया। ई से एग्जिस्टेंस, क्या एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी के बैलेंस सच में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, AOCE।
तीसरा है असर्शन अबाउट द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। यहां की मेमोरी टेक्निक है AOC की पावर स्क्वेयर 2। ए से अब पहले और दूसरे को मिला के इन्होंने तीसरा बना दिया। अब देखो ए से देखो क्या है, एक्यूरेसी उठाया पहले से, वैल्यूएशन उठाया दूसरे से। तो फाइनेंशियली अदर इंफॉर्मेशन की प्रॉपरली आपने अप्रोप्रिएट अमाउंट एक्यूरेटली शो करनी है। ओ से अक्रेंस एंड राइट्स एंड ओब्लिगेशन, ओ उठाया पहले से, राइट्स और ओब्लिगेशन उठाया दूसरे से कि ट्रांजैक्शन जो हुई है सच में अकर्ड हुई है या नहीं हुई। और राइट्स और ओब्लिगेशन के लिए तो मतलब आईसीए ने यहाँ पे बीच में लिखा ही नहीं पॉइंट। उसके बाद है सी से कंप्लीटनेस, वही ऑल द डिस्क्लोजर, सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया कि नहीं। और दूसरा सी से है क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। ए से है एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, ओ से अक्रेंस एंड राइट एंड ओब्लिगेशन, सी से कंप्लीटनेस, सी से क्लासिफिकेशन। तीनों पॉइंट्स में अगर आप देखोगे कंप्लीटनेस जो है वो कॉमन है। ठीक है जी, एग्जांपल दी हुई है एक असर्शन की, कैश इन हैंड को लेके पढ़ लेना। असर्शंस का क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, कुछ भी हो जाए। उसके बाद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करने लगे हैं, SA 230 स्टार्ट करने वाले हैं, स्टैंडर्ड स्टार्ट हो रहे हैं अब हमारे। ठीक है जी, SA 230 क्या होता है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। नॉर्मली तो बोला जाता है डॉक्यूमेंटेशन, जो ऑडिटर ने काम किया, ठीक है, उसका हिसाब किताब अपने पास लिख के रख लो ताकि फ्यूचर के लिए हेल्पफुल हो। ऑडिट एंगेजमेंट के जो टीम मेंबर है उनको उनके लिए बेनिफिशियल हो जाए, उनको डायरेक्ट कर सको, आप प्लान या परफॉर्म कर सको, ऑडिट का प्रोग्राम बना सको, एविडेंसेस के तौर पे रख सको, उसको बोला जाता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन यहां पे मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। मैं आपको ना एक बात बताता हूं, अपने सीए फाइनल जब मैं कर रहा था, देखो जब मैं सीए इंटर कर रहा था तब यूट्यूब का बहुत ज्यादा जमाना नहीं था, तब नेट ये नहीं होता था, फ्री होता था, तब तक तो जियो आया भी नहीं था। ऐसे दौर पे हमारी सीए इंटर हुई थी, तो सेल्फ स्टडी करते होते थे। मार्केट में एक सबसे फेमस बुक होती है हैंडबुक, सबसे फेमस टीचर की, आपको पता है, जो मार्केट में मिलती है, हम तो वो पढ़ देते थे। उस टाइम पे स्टडी मटेरियल भी नहीं पढ़ते होते थे, तो बुक्स का ट्रेंड था, तो हमने बुक्स ले ली। मतलब बाद में पता चला कि ये क्या ही था यार। अब उस टीचर की कोई बुक लेना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि आईसेव अपनी लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफर करता है। तो था क्या, सीए फाइनल के टाइम की अब मैं बात बताता हूँ। सीए फाइनल में जब हम यूट्यूब की क्लासेस सुनते होते थे ना, तो बहुत बड़े बड़े टीचर्स की मैं क्लासेस सुनता था, जो सबसे फेमस टीचर्स हैं समझ लो ऑडिट के, ठीक है। तो उनकी हम क्लासेस सुनते थे, लेकिन वो क्या करते थे, ऑडिटिंग को समझाते थे, रीड आउट नहीं करवाते थे। मेन प्रॉब्लम कहां पे आ रही थी? ऑडिट समझ आपको भी आती है, मुझे भी आती है, ऑडिट समझना नॉट अ बिग टास्क, समझ आती थी। वो रिवीजन की जब वीडियोस है, अब जैसे मैं रिवीजन की वीडियोस बना रहा हूं, तो जब मैं दूसरे बड़े बड़े टीचर्स की वीडियो सुनता था, बहुत हेल्पफुल होती थी, लेकिन वो समझाते थे, रीड आउट नहीं करवाते थे। मुंबई के एक टीचर है सी अभिषेक सर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीए फाइनल की ऑडिटिंग को समझाया नहीं, रिवीजन क्लासेस में उन्होंने रीड आउट करवाया। तो वहां से मैंने एक आइडिया लगाया आज से कुछ साल पहले कि जब मैं फ्यूचर में अपनी वीडियोस बनाऊंगा, मैं भी ऐसे ही करूंगा। इस वजह से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिवीजन वीडियोस पे समझाने पे कम फोकस करके रीड आउट करवाता हूँ, ताकि आपके जो माइंड में या कानों में जो इनपुट जाए वो लैंग्वेज जाए, ना कि अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग तो आप क्लासेस लगा चुके, आपको आती है। ठीक है सर, आगे चलो। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन है ऑडिट प्रोसीजर, रिकॉर्ड, हमने रिकॉर्ड रखने क्या क्या, ऑडिट प्रोसीजर आपने क्या परफॉर्म किया है, क्या एविडेंसेस ऑब्टेन किए हैं, और किस कंक्लूजन पे पहुंचे हो, इन तीन चीजों का रिकॉर्ड रखना। क्या क्या? ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म किया है, ऑडिट एविडेंसेस क्या ऑब्टेन किया है, और किस कंक्लूजन पे पहुंचे हो। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को वर्किंग पेपर भी बोला जाता है। नेचर क्या होती है? ये आपको बेसिस प्रोवाइड करते हैं, एक बेसिस प्रोवाइड करते हैं कंक्लूजन तक पहुंचने का। कौन? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। और क्या आपने ऑडिट एसेस के अकॉर्डिंग की है, प्लान किया, परफॉर्म किया कि नहीं, तो ये आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको बेसिस प्रोवाइड करता है। पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है जी यहां पे, सर रुक क्यों गए? क्योंकि मैं मेमोरी टेक्निक ढूंढ रहा था, इसकी मैंने एक मेमोरी टेक्निक बनाई थी। हाँ, इसकी मेमोरी टेक्निक लिख लो। आपको एबीसीडी आती है? जी हाँ सर, ABCDEF, बस बी को काट के पी लिख देना, ABCDEF। सबसे पहले ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या है, पहले हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं, फिर मैं आपको मेमोरी टेक्निक लिखवा दूंगा। एंगेजमेंट टीम मेंबर, मतलब प्लान और परफॉर्म ऑडिट, अच्छे से प्लान करके चलनी है। ऑडिट एंगेजमेंट टीम को आपने बता के चलना है, ठीक है। क्या एंगेजमेंट टीम को आप डायरेक्ट और सुपरवाइज कर रहे हो, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से परफॉर्म किया कि नहीं किया। एनेबलिंग द एंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल, अगर आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रख रहे हो तो आप अपनी टीम को अकाउंटेबल ठहरा सकते हो। मैटर ऑफ कॉन्टिन्यूस सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंट मैटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद एक्सटर्नल इंस्पेक्शन अगर आपको करनी है, मतलब ये सारी चीजों के लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके पास पहले ही बन के रखी होगी ना तो हेल्पफुल हो जाएगी। अब देखो ए से क्या है, ए से था अकाउंटेबल, पी से क्या था प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट, सी से आपके पास था, डी से आपके पास ये था, ई से आपके पास ये था फ्यूचर ऑडिट, एफ से आपके पास ये था, बाकी क्या रह गया सी, तो सी से आपके पास ये वाला था। तो ये अब आप पॉइंट्स देख लेना, मैंने मेमोरी टेक्निक आपको लिखवा दिया है, आरटीपी May 21 में आया हुआ है। फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, किस हद तक हमने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है। सबसे पहले कह रहे हैं कि ऑडिटर शेल प्रिपेयर द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके किन चीजों को, क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, उसकी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड को, और कोई सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुए ड्यूरिंग द ऑडिट या पिछले ऑडिट में, ताकि इन सब का डॉक्यूमेंटेशन बना के रख लें। ऐसे आपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने हैं। अब एग्जाम आरटीपी में ये क्वेश्चन आया, इन डॉक्यूमेंटिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटर क्या करेगा, जो ऑडिट प्रोसीजर आपने परफॉर्म किया है उसकी नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट को आपने रिकॉर्ड करना है, मतलब कि डॉक्यूमेंट बना के रखना है। तो सबसे पहले आप देखोगे आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक आइटम, स्पेसिफिक आइटम फॉर एग्जांपल आप लगा लो स्टॉक, आप लगा लो मशीन, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसने परफॉर्म की है ऑडिट वर्क और किसने रिव्यू की है। तो ये आपका आईसीआई का क्वेश्चन है आरटीपी May 20 का। क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेंगे फॉर्म कंटेंट के लिए, देखो ऊपर हमने पढ़ा था फॉर्म कंटेंट कहने का मतलब है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना है, किस हिसाब से तैयार करना है कि क्या आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, क्या ऑडिट प्रोसीजर का रिजल्ट आया था, और क्या सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुए थे इस फॉर्म में, या ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपने रखने हैं। लेकिन कैसे आप सिलेक्ट करोगे, कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रख के आप ये सब चीजें सिलेक्ट करते हो, तो किस चीज को ध्यान में रखते हो, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्या ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किया एज पर एस 500, क्या एक्सेप्शंस आइडेंटिफाई किया, एक्सेप्शंस का मतलब होता है क्या डिफरेंस आपको मिले, ठीक है, किस कंक्लूजन पे आप पहुंचे, क्या मेथोडोलॉजीज या टूल्स आपने यूज किए एज पर 520, मतलब ये सारी चीजों, ये सारे फैक्टर्स हैं, इनको ध्यान में रख के आप फॉर्म, एक्सटेंट या फिर कंटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हो। एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जैसे ऑडिट प्रोग्राम एनालिसिस हो गया, इशू मेमोरेंडा हो गया, चेकलिस्ट हो गया, समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स हो गई, ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं। ऑडिट फाइल क्या होती है, आपने सारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को एक फोल्डर में बना के रख लिया, सॉरी ऑडिट फाइल होगी जी नहीं, ऑडिट फाइल वो तो होती है जो आप बोल रहे हो मैनुअली, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अपने सारे रिकॉर्ड को पेन ड्राइव की फॉर्म में भी रख सकते हो, वो सारी मतलब एक तरह से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल हो गई। अब आपने इस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल को क्या करना है जी, असेंबल करना है, अपने पास संभाल के रख लेना है। SQC1 बीच में आता है जो फर्म्स को बोलता है, आपको पता है SQC1 में बार बार बोलता हूँ, फर्म को बोलता है कि आपने मैक्सिमम 60 दिनों के अंदर एमसीक्यू आ सकता है इसके ऊपर, ट्रू फॉल्स आ सकता है इसके ऊपर, मैक्सिमम 60 डेज के ऊपर ऑडिट फाइल को आपने असेंबल करके अपने पास रख लेना है टाइमली बेसिस पे। कोई चेंजेस वगैरह है तो उसको भी आप नोट डाउन कर लोगे। After the assembly of the final audit file, audit shall not delete the audit documentation but before the retention period, कह रहे हैं जैसे ही आपने असेंबल कर ली फिर आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को छेड़ोगे नहीं, क्यों, क्योंकि आपकी जो आईटीआर जानी थी, ऑडिट रिपोर्ट जो जानी थी वो सबमिट हो चुकी है, अब आप अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को नहीं छेड़ोगे, ऑडिटर संभाल के रखेगा ये वाले कागजों को कि मैंने फलानी कंपनी की ऑडिट की है 7 सालों तक। कौन कह रहा है, SQC1 कह रहा है 7 ईयर्स तक आपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का रिटेंशन पीरियड रखना है। अगला है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ, पहले तो मैं इस पॉइंट को मन में समाऊंगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर या सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट। आरटीपी नवंबर 22 का क्वेश्चन कह रहे हैं कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर या सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट है उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन बना के चलनी है। फॉर एग्जांपल आपको कोई सिग्निफिकेंट रिस्क मिला, ऑडिट प्रोसीजर का जो रिजल्ट निकला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड तो नहीं थी, ऑडिटर्स की प्रीवियस असेसमेंट को कोई आपने रिवाइज तो नहीं करना, कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी तो नहीं आपको मिली थी ड्यूरिंग द ऑडिट, या फिर कोई ऐसी फाइंडिंग आपको मिली है जिससे ऑडिट ओपिनियन के ऊपर आपको मॉडिफिकेशन देनी पड़ रही है। तो ये सारी आप प्रोफेशनल जजमेंट जो बीच में लगाते हो, अगर सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, मॉडिफिकेशन की जरूरत आ रही है तो इसको भी आपने डॉक्यूमेंट करके चलना है। अगला टॉपिक है जी कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, मतलब जो मेन समरी है, जो सिग्निफिकेंट मैटर आपको अराइज हुए ड्यूरिंग द ऑडिट और वो कैसे आपने एड्रेस किए,
जो सिग्निफिकेंट मैटर पिछले वाले पॉइंट में आप लोगों को मिले ड्यूरिंग द ऑडिट, कैसे उसको आपने एड्रेस किया, उसकी एक लिस्ट बना लेनी है, समरी बना लेनी है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीशन मेमोरेंडा। वो क्या करती है, वो आपकी ऑडिट को इफेक्टिवली या एफिशिएंट रिव्यू करने में, इंस्पेक्शन करने में हेल्पफुल होती है कि अच्छा ये मेन पॉइंट थे जो मुझे लग रहा है। जैसे आप लोग लास्ट में क्या करते हो कि मेन टॉपिक क्या थे, आखिरी के 1 या 1.5 दिन में आप वो पढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड कंप्लीशन मेमोरेंडा। आरटीपी May 20 का क्वेश्चन है। उसके बाद है ओनरशिप कौन होता है यार, ये तो ट्रू एंड फॉल्स में काफी बार हुआ है। ओनरशिप जो होता है वो ऑडिटर होता है। ही में एट हिज डिस्क्रिप्शन, उसका मन करे तो क्लाइंट को दे सकता है, क्लाइंट का इसके ऊपर अधिकार नहीं है, ला भाई ला, जी नहीं। एविडेंसेस जो थे वो आपके थे, जो वर्किंग पेपर है ऑडिटर कह रहा है वो मेरे हैं, 7 सालों तक मैं संभाल के रखूंगा। स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, और क्या क्या स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन उसको रखने के स्टैंडर्ड्स ने आदेश दिए हैं। कह रहे हैं अगर आपकी कोई भी डिस्कशन हुई है मैनेजमेंट के साथ, TCWG के साथ, कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर के ऊपर आपकी डिस्कशन हुई है, व्हेन एंड विद हुम डिस्कशन हुई है, किसके साथ डिस्कशन हुई है, इन सबको लिख के रखो। जुबानी कुछ नहीं चलता, कोर्ट कचहरी में हमेशा कागजी बातें चलती हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिपार्चर फ्रॉम रेलिवेंट रिक्वायरमेंट, अगर आप किसी भी पॉइंट से डिपार्ट कर रहे हो, कह रहे हो कि मैं ये नहीं मान रहा, मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा, ये गलत है, तो उसके रीजन लिख देना, और उसकी जगह आपने क्या आप लगाया, सर क्या आप लगाया, क्या ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाया, ये भी लिख लेना। किसी पॉइंट से अगर आप डिपार्ट कर गए, किसी सर्कमस्टांसेस में ऑडिटर कह रहा है ठीक नहीं है, तो उसका रीजन लिख देना, और क्या ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाया। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मैटर अराइजिंग आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट के बाद अगर आपको कोई मैटर मिलते हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या कैसे करोगे। कह रहे हैं ऑडिटर डॉक्यूमेंट बना के रखेगा, क्या सर्कमस्टांसेस थे वो, ठीक है, कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद मिले, क्या एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाया, ऊपर लगाया था ऑल्टरनेट, नीचे लगा रहे हैं एडिशनल, डिपार्चर वाले में था ऑल्टरनेट, आफ्टर वाले में है एडिशनल, और व्हेन और बाय होम वो वाले चेंजेस जो भी उसको वो सर्कमस्टांसेस मिले, कब और किसको मिले। तो ऐसे 230 आपका इसी के साथ खत्म होता है। पास्ट ईयर के आप क्वेश्चंस देख लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑडिट एविडेंस। चलिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे हम मूव ऑन कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड कौन सा है, ऑडिट एविडेंस। ऐसे 500 सीरीज का पहला स्टैंडर्ड होता है ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या है, जैसे हमने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, ऐसे ही यहाँ पे ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन है। कह रहे हैं कि ऐसे 500 कहता है इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच ऑडिट ओपिनियन इज बेस्ड, तो वो बोला जाता है, उसको बोला जाता है ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन। इसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी आती है और अदर इन्फॉर्मेशन भी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में से जर्नल एंट्रीज, इनवॉइसेस, डॉक्यूमेंट्स, लेजर, कॉम्प्यूटेशंस वगैरह। अदर इन्फॉर्मेशन में जो इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करता है, जैसे कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ठीक है, रिटर्न कंफर्मेशन फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल्स, बैंक से आपने कुछ कंफर्मेशन ले ली, दीज आर कॉल्ड द अदर इन्फॉर्मेशन एज पर ऐसे 500। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट है ऑडिट एविडेंस जो है वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होने चाहिए, इसको तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। SAAE, एक बार मैं चेक कर लूं, ठीक है जी, माइक ओके है। सफिशिएंसी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमेशा सफिशिएंट होने चाहिए और एप्रोप्रिएट होने चाहिए। आज से बचपन में ना जब हम पढ़ते थे तो इसके ऊपर भी MCQs आ जाते थे। सफिशिएंट मतलब कि क्वांटिटी, जितने चाहिए उतने हैं कि नहीं। एप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी, जिस हिसाब के आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए क्या उस अकॉर्डिंग ये डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं। आपने उनसे मांगी सेल बिल, उन्होंने क्या दिया, एक एक्सेल की लिस्ट दे दी कि ये हमारे सेल बिल है, भाई हमें तो बिल बुक चाहिए ना, तो उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएटनेस की क्वालिटी भी वही है कि नहीं है। हमारे टाइम पे इसके ऊपर भी करेक्ट इनकरेक्ट आता था, बहुत बार आया हुआ है, अब के जमाने में मुझे लगता नहीं आएंगे। फैक्टर क्या क्या फैक्टर करते हैं कि आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट है कि नहीं। सबसे पहले आप देखोगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की डिग्री को, कि रिस्क कितना है किसी भी चीज में, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि जो एविडेंसेस, जो डॉक्यूमेंट आपको सामने वाला दे रहा है आपके लिए सफिशिएंट या एप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो किन बातों का ध्यान रखोगे, सबसे पहले रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, नेचर ऑफ द आइटम क्या है। जैसे समझ लो आइटम है पेट्रोल, आप किसी पेट्रोल फैक्ट्री या पेट्रोल के जो गोडाउन या पेट्रोल जहां पे स्टोर होता है वहां की ऑडिट करने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी ना। तो उस चीज के लिए आप ध्यान में रखोगे कि कंपनी की आइटम क्या है, एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल कितना है, नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस क्या है, सिचुएशन विच में एक्सर्ट क्या अनयूजुअल इन्फ्लुएंस होने के चांसेस है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी क्या है। मतलब ये वाली चीजों का ध्यान रख के ही आप बताओगे कि जो डॉक्यूमेंट्स आप मुझे दे रहे हो उसके लिए सफिशिएंसी, एप्रोप्रिएटनेस, कि सफिशिएंट कितने डॉक्यूमेंट्स में सामने वाले से, कितने एविडेंस में सामने वाले से लूं, आइटम की मटेरियलिटी कितनी है, एक्सपीरियंस गेन्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ऑडिट, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल,
ट्रेंड इंडिकेटेड बाय अकाउंटिंग रेशियोज एंड एनालिसिस, इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप लोगों ने क्या कॉल लेनी है कि क्या जो एविडेंसेस मुझे मिले वो सफिशिएंट हैं या नहीं है। सोर्सेज क्या है ऑडिट एविडेंसेस लेने के, कह रहे हैं ऑडिट प्रोसीजर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा तभी आपको ऑडिट एविडेंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल थ्रू एनालिसिस एंड रिव्यू करके चलो, री परफॉर्म करके चलो प्रोसीजर को, रिकॉन्साइल करके चलो जो भी रिलेटेड पार्टी रिलेटेड टाइप से एप्लीकेशंस है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर इंटरनली कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। अगर तो आपको डिफरेंट सोर्स से, बड़े सारे सोर्सेज से मिले हैं तो रिलायबल रहेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन अगर इंडिपेंडेंट सोर्स से मिले हैं तो मतलब ये सोर्सेज है आपको कहां कहां से ऑडिट एविडेंसेस मिल सकते हैं। उसके बाद है ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस, रैप फैप डायग्राम। तो यहाँ पे बनाओ ऑडिट प्रोसीजर, क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे। देखो मैं कंपनी में चला गया सूट बूट पहन के, तो मैंने उसको बोला कि मेरे को एविडेंसेस चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा, तो ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाऊंगा उस टाइम मौके पे मैं। तो इसका एक डायग्राम होता है, सबसे पहले आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा एज पर एस 315। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब होता है कंपनी में देखो कि किस हद तक रिस्क है क्या। अब जैसे हमारे पास कई बार क्लाइंट्स आते हैं हम सभी का काम नहीं पकड़ते, क्यों, क्योंकि वहां पे रिस्क होने के ज्यादा चांसेस हैं। एक होता है रैप, फिर होता है एक फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के अंदर एक होता है टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और एक होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में एक होता है टीओडी, टेस्ट ऑफ डिटेल, और एक होता है सैप, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। असली ऑडिट ये होती है जो मैंने सर्कल किया, टीओडी टेस्ट ऑफ डिटेल, डिटेल में टेस्टिंग करना। तो ये फैप जो है 330 में है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एक बार याद करते हैं, ऑडिट प्रोसीजर में सबसे पहले रैप 315, आपने देखा कि रिस्क, आपने कंपनी को अंडरस्टैंड किया, एंटिटी को क्या किया। 315 में देखो ऑडिट प्रोसीजर जो आप परफॉर्म कर रहे हो टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, उसके इन्वायरमेंट और उसके इंटरनल कंट्रोल को आप क्या कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रोमम, ताकि रिस्क पता चल सके, चाहे वो ड्यू टू फ्रॉड हो, चाहे एरर हो, एफएस लेवल पे हो, कंबाइंड लेवल पे, असर्शन लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं ये आप कैसे कर सकते हो, रैप इंक्वायरी करके देख लो, ऑब्जर्वेशन करके देख लो, इंस्पेक्शन करके देख लो, एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के देख लो। आई होप रैप समझ में आ गया होगा। रैप की जो मेनली पैट लाइन है वो है टू अंडरस्टैंड द एंटिटी नंबर 1, इन्वायरमेंट नंबर 2, इंटरनल कंट्रोल नंबर 3। फिर उसके बाद है फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, मतलब अब आप रैप से उठ के आगे चल रहे हो। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में सबसे पहले आता है टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या आप ये देखना चाहते हो कि कंपनी ने जो कंट्रोल लगाए हुए हैं उसकी टेस्टिंग करनी, क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं कि अभी उसमें कमियां हैं। आपने बोला कि हमने बायोमेट्रिक डिवाइस लगा दी है, चलता है नहीं, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा दिया है, पान की दुकान पे बैठा रहता है। तो देखा जाए तो जो इंटरनल कंट्रोल आपने लगाए हैं वो सफिशिएंट हैं या नहीं है, इसको बोलते हैं टीओसी। फैप, ये फैप का पहला पॉइंट है। फैप का दूसरा पॉइंट है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में पहला है टेस्ट ऑफ डिटेल, ये ऐसे 330 के अकॉर्डिंग है। टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या बात की जाती है, टेस्ट ऑफ डिटेल में मतलब आपने ऑडिट परफॉर्म करनी है, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंक्वायरी, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये सब चीजें लगानी है। असली ऑडिट तो यही होती है, जिसको हम बोलते हैं ना मैनुअल या ट्रेडिशनल ऑडिट या डिटेल्ड ऑडिट, वो यही है। फिर उसके बाद है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, यहाँ पे आप ऐसे 520 लगाते हो, ट्रेंड चेक करते हो, रेशियो चेक करते हो, फाइनेंशियल और अदर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कंपैरिजन करते हो, ताकि आपको सभी चीजों का एक कंपैरिजन पता चल सके। ये अभी हमने पता क्या किया है, ऑडिट प्रोसीजर। अब हम क्या करने वाले हैं, ऑडिट के मेथड्स, हाउ टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंसेस। देखो माइनर से फर्क होते हैं, थ्योरी के हिसाब से, पेपर के हिसाब से अपने आप ये क्वेश्चंस की दिशा चेंज हो जाती है। अब जैसे पहले था ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर में रैप और फैप वाला लगेगा कि आपको पहले ये करना है, वो करना है, ये करना है। चाहे आप रैप लगा रहे हो, चाहे फैप लगा रहे हो, चाहे टेस्ट ऑफ डिटेल लगा रहे हो, कर तो आप डॉक्यूमेंट ही कलेक्ट रहे हो ना, एविडेंसेस ही कलेक्ट कर रहे हो। उस एविडेंसेस को कलेक्ट करने का तरीका क्या है, चाहे रैप में हो चाहे फैप में हो। तो सबसे पहले कह रहे हैं इंस्पेक्शन करके देख लो। इंस्पेक्शन हमेशा डॉक्यूमेंट्स या पेपर की होती है, चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्स से, चाहे वो पेपर फॉर्म में मिले, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिले, फिजिकल फॉर्म में मिले। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन करके एविडेंसेस कलेक्ट करो। सेकंड है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है पूरी कंपनी के प्रोसेसेस वगैरह, लुकिंग एट द प्रोसेस, कंपनी के प्रोसेस चेक करना। जहां पे मेरी आर्टिकलशिप थी वहां पे एक सर थे, नारंग सर, तो वो हमें करवाते थे इंस्पेक्शन, मतलब ऑब्जर्वेशन। वो पहले क्या करते थे, जैसे हम फैक्ट्री में घुसते थे या कंपनी में घुसते थे, कहते पहले हमें पूरी फैक्ट्री का या कंपनी का चक्कर लगवाओ, कैसे आपका प्रोडक्ट बनता है, कहां से ट्रक की डिलीवरी होती है, कहां से ट्रक अंदर आता है, कहां से माल पैक होता है, कहां से बनता है, ये सब चीजें, उसको बोला जाता है ऑब्जर्वेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऐसे 505, बैंक वालों से, डेटर क्रेडिटर से सीधा फोन करके पूछ लिया, ठीक है, जो भी आपको एविडेंसेस चाहिए,
डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू ऑडिटर, जो भी आपको रिटर्न रिस्पॉन्स चाहिए उनको कॉल करके देख लिया सच में आपने हमसे पैसे लेने हैं या देने हैं, जो भी है। रिकैलकुलेशन, कुछ मैथमेटिकल एक्यूरेसीज वगैरह चेक कर लेना, चाहे वो आप मैनुअली परफॉर्म कर लो, इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म कर लो। री परफॉर्मेंस, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी वालों ने डेप्रिसिएशन चार्ट बना के दे दिया, आप री परफॉर्म करके देख लो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कंपनी के जो प्रोसीजर्स हैं, कंट्रोल हैं, जो ओरिजिनली फ्रेम थे उसको एग्जीक्यूट करके देख लो, इसको बोला जाता है री परफॉर्मेंस। उसके बाद है एनालिटिकल प्रोसीजर ऐसे 520, एनालिटिकल प्रोसीजर ऐसे 520, जहां पे आप फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा को कंपेयर कर सकते हो, उनकी रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, पिछले साल से इस साल का ट्रेंड चेक कर सकते हो, आपको एविडेंसेस ही तो चाहिए। उसके बाद इंक्वायरी, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में अलग टॉपिक भी आ जाता है। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, लोगों से पूछताछ। इंस्पेक्शन का मतलब था डॉक्यूमेंट्स की तहकीकात। तो यहाँ पे सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द नॉलेजेबल पर्सन, बोथ फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, बोथ विद इन द एंटिटी चाहे आउटसाइड द एंटिटी, आपको तो नॉलेज गैदर करनी है, एविडेंसेस इकट्ठे करने हैं। थ्रू आउट द ऑडिट चलता रहेगा, ये नहीं है कि स्टार्टिंग में आपने एविडेंसेस ले लिए खत्म, जब तक खत्म नहीं हो जाती ऑडिट तब तक आप ले चल सकते हो। आप उनसे रिटर्न फॉर्मल इंक्वायरी भी कर सकते हो, इनफॉर्मल भी। जो रिस्पॉन्स है उनका, सामने वाले का रिस्पॉन्स, वो इंटेग्रल पार्ट माना जाएगा आपकी इंक्वायरी का। इंक्वायरी में आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, जो पहले नॉट प्रीवियसली पोसेस्ड, जो आपने पहले पोजेस नहीं की हुई थी। और ऑल्टरनेटिवली रिस्पॉन्सेज माइट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अदर इंफॉर्मेशन, अगर सामने वाले की इंफॉर्मेशन आपकी किसी और रिकॉर्ड से बहुत डिफरेंट है तो फिर आप उसको कहोगे कि मेरे को बेसिस प्रोवाइड कर, नहीं तो मेरे को मॉडिफाई या एडिशनल मॉडिफाई ओपिनियन देना पड़ेगा, नहीं तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। ये हमारे पास थे मेथड्स टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस, जिसमें पहला था इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर। उसके बाद है ऑडिट एविडेंसेस, जो आपने इकट्ठे कर लिए, उसके टाइप्स क्या है। टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स होता है। सोर्स के हिसाब से एक होता है इंटरनल एविडेंस, जो विद इन द कंपनी जनरेट हुआ है, जैसे कि सेल बुक, मिनट बुक, ये सब चीजें। एक्सटर्नल एविडेंसेस, जो आउटसाइड से, जैसे कि बैंक वालों से आप कंफर्मेशन लेके आ गए थे, जैसे परचेज बिल है, परचेज बिल तो आपकी कंपनी में है लेकिन दिया तो किसी और ने, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट है, लीज एग्रीमेंट, जिसकी कंपनी के आपने लीज पे ले रखी है, ठीक है, जो स्पेस आपने लीज पे ले रखी है, उससे आप मंगवा के देख लो। नेचर के हिसाब से तीन तरह के एविडेंसेस होते हैं। पहला है डॉक्यूमेंट्री, मतलब कि कागजी हो गए। विजुअल, विजुअल का मतलब होता है एक ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में जो आपने तहकीकात की। और एक होता है ओरल एविडेंस, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, वहां पे आप क्या करते हो, पूछताछ कर लेते हो। अगला टॉपिक है रेलिवेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। रेलिवेंस का मतलब होता है जैसे कि लॉजिकल कनेक्शन विद द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर एंड असर्शन। द रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज एन ऑडिट एविडेंस मे बी अफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग, ठीक है जी। रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, रिलायबिलिटी में मेनली ये पॉइंट आते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंडिपेंडेंट सोर्स से डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस मिले हैं तो वो मोर रिलायबल है। अगर कंपनी के अंदर कंट्रोल अच्छा है तो आपको एविडेंसेस मिले हैं, ज्यादा रिलायबल है। डायरेक्टली आपको एविडेंसेस मिले हैं रैदर देन इनडायरेक्टली, ज्यादा रिलायबल है। डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में मिले हैं रैदर देन ओरल फॉर्म में, ज्यादा रिलायबल है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं रैदर देन फोटोस्टेट, ज्यादा रिलायबल है। तो ये हो गए रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। उसके बाद है ऑडिटर्स ड्यूटीज इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी इन या फिर डाउट ओवर द रिलायबिलिटी। अगर आपको एविडेंसेस जो कलेक्ट हुए हैं आपको डाउट है या इनकंसिस्टेंट है, तब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे ऑडिटर को क्या मॉडिफिकेशन या कोई एडिशन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट इनकंसिस्टेंट हुए या डाउट हुए तो ऑडिटर उसके इफेक्ट चेक करेगा और मैनेजमेंट वगैरह के साथ डिस्कस करेगा। ऑडिटर उसके इफेक्ट चेक करेगा, ही शैल कंसीडर द इफेक्ट ऑफ द मैटर्स, या फिर डिस्कस विद द मैनेजमेंट। आरटीपी नवंबर 22 का क्वेश्चन है। ऑडिटर ड्यूटी व्हेन द इंफॉर्मेशन यूज्ड, कह रहे हैं ऑडिटर की क्या ड्यूटी है। अगर वो देखो कई तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है एक्सपर्ट से, मैनेजमेंट ने अपना एक्सपर्ट लगाया या ऑडिटर ने अपना एक्सपर्ट लगाया। जैसे पेट्रोल पंप की ऑडिट करने गए, मुझे नहीं पता कि नीचे जमीन में कहां तक है, उसके पाइपलाइन कहां तक बिछी हुई है, कितना गहरा है, कितनी क्वांटिटी है, मुझे नहीं पता, मेरे को एक्सपर्ट बुलाना पड़ेगा। तो अगर आप एक्सपर्ट की इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हो, ऑडिटर्स की क्या ड्यूटी है, इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एन ऑडिट एविडेंस। एक्सपर्ट ने आपको ये ला के दे दिया, विश्वास ही तो चल रहा है यार, विश्वास ही तो चल रहा है, तो आपकी क्या ड्यूटी है। सबसे पहले तो देखो, आपने इंफॉर्मेशन यूजिंग बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट का मतलब है जो वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, वो मैनेजमेंट का बंदा था ना कि आपका।
तो सबसे पहले उसकी सीसीओ चेक करो, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग द वर्क, उसके काम को, फिर एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क। ये तीन चीजें चेक करनी है, उसकी सीसीओ, उसके काम को, वर्क ऑफ एक्सपर्ट, और एप्रोप्रिएटनेस ऑफ हिज वर्क। मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या होता है, ऐसे 500 में दिया हुआ है। फिर इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी, लेकिन अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको एंटिटी ने दी है तो आपकी क्या ड्यूटी है, अगर आपको उसे एज एन ऑडिट एविडेंस यूज करना है तो उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस चेक करनी है, क्या वो सफिशिएंटली प्रिसाइज और डिटेल्ड है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो चेक करने। अब हमारे पास ऊपर एक टॉपिक था ना कि इवेलुएट द कॉम्पिटेंस, इवेलुएशन ऑफ वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। आप उसके काम को कैसे जज करते हो, मैनेजमेंट का जो एक्सपर्ट है उसने आपको रिपोर्ट बना के दे दी इंजीनियर ने, लेकिन क्या वो आपके लिए सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने देखा था उसकी सीसीओ चेक करनी है। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है उसका लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज। कैपेबिलिटी का मतलब है क्या वो काम कर भी सकता है, जैसे मैं सीए हूं, अगर मैं डम्मी वाला सीए हूं, ठीक है, तो पहले तो मैं ये चेक करना है बंदा सीए है कि नहीं है, क्या देखना है उस सीए को काम करना आता है कि नहीं आता, क्या उसने काम किया है वो एप्रोप्रिएट, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से फ्री है या नहीं है, इसको बोलते हैं सीसीओ। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन कॉम्पिटेंस, आपको उसकी सीसीओ के बारे में कैसे पता चलेगा यार, तो कि वो जो है सीसीओ है, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिव है। पर्सनल एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा, डिस्कशन किसी और से करके देख लो कि भाई फलाने बंदे को काम करना आता है कि नहीं आता, डिस्कशन विद दैट एक्सपर्ट, उस एक्सपर्ट के साथ सीधा ही क्या कर लो, डिबेट कर लो। हाँ भाई बात करते हैं थोड़ी देर, 5 मिनट चलें चाय पीने के हिसाब से आपको पता चल जाएगा 15 मिनट में कि वो किस लेवल का एक्सपर्ट है। उसकी क्वालिफिकेशंस देख लो, उसका लाइसेंस देख लो प्रैक्टिस का, उसके मेंबरशिप देख लो, कोई अगर उसने बुक्स पब्लिश की हुई है वो देख लो, कोई ऑडिटर्स का एक्सपर्ट जो आपका खुद का एक्सपर्ट होगा उससे पूछ लो। जैसे आपको तो उसके काम की नहीं होगी समझ, तो आप अपने ऑडिटर एक्सपर्ट को लेके चलना कि हाँ भाई देखिए वो आता है कि नहीं। फिर उसके काम को आपने वो करना है, अंडरस्टैंडिंग द एक्सपर्ट वर्क, तो उसका स्पेशलिटी एरिया क्या है, क्या वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है, उसके ऊपर रेगुलेटरी या लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या लगती हैं, क्या वो मेथड या एजम्पशन यूज करता है अपनी रिपोर्ट्स बनाने के लिए, ठीक है, ये सब चीजें आपने देखनी है। फिर उसके काम की एप्रोप्रिएटनेस को चेक करना है, पहला था सीसीओ चेक करना है उसका, उसके वर्क को, फिर उसके एप्रोप्रिएटनेस को, जो उसने काम किया वो आपके लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं, उसकी रेलिवेंस और रीजनेबलनेस चेक कर लो, कंसिस्टेंसी विद अदर एविडेंसेस चेक कर लो, appropriately reflected in FS, relevance and reasonable assumptions and methods used by those expert, relevance, competency and accuracy of source data, कहाँ से वो डेटा को उठा रहा है, कहाँ से पिक कर रहा है, इन सब की रेलिवेंसी चेक कर लो। इसी के साथ एस से 500 खत्म, बाय बाय। अगले स्टैंडर्ड पे मूव कर रहे हैं, ऐसे 330। ऐसे 330 को मैं क्या करने वाला हूँ अभी के लिए स्किप करके ना, या तो इसको मैं अगले चैप्टर के साथ कवर अप करने वाला हूँ या फिर इसको चैप्टर के सबसे लास्ट में कवर अप करूंगा। रीजन सिंपल सा है, रीजन सिर्फ ये है कि 500 सीरीज चल रही है तो पहले 500 सीरीज को ही हम निपटाते हैं, उसी को खत्म करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारे पास है एसए 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। एसए 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। चलिए जी, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे 580 बात कर रहा है कि ऑडिटर क्या करता है, क्लाइंट से जैसे ही कंपनी में घुसता है उससे कुछ ना कुछ लिखत में कागज में ले लेता है कि भैया आपकी जिम्मेवारी ये है, आपने मुझे ऐसे अपॉइंटमेंट किया है या ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी है, मेरे को लिख के दे दो, उसको बोलते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है जो वो मैनेजमेंट से लिखवा के लेता है, किसको मिलती है, ऑडिटर को। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाने वाला हूँ हल्का सा, जिसके ऊपर पेपर में कई बार ट्रू फॉल्स वगैरह आ चुके हैं। यहाँ पे बनाएंगे हम ऑडिटर यानी कि सीए, और यहाँ पे हम बनाएंगे क्लाइंट यानी कि कंपनी। तो क्लाइंट इधर देगा, क्या देगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये इसको देता है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। चलिए जी, जाग रहे हो ना सारे? हाँ हाँ भाई सर जाग रहे हैं, आप करवाओ बार। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट इन्फो कौन देता है, ये मैनेजमेंट देता है ऑडिटर को, जिसमें कंफर्म करने होते हैं कुछ मैटर्स कि आप अपनी जिम्मेवारियों को मान रहे हो या नहीं मान रहे। यहाँ पे आए हुए WR डू नॉट इंक्लूड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या असर्शन। यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट या असर्शन तो अलग चीज है ना, वो तो मिलेगी मिलेगी, उनके अलावा कुछ उनके अलावा कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो एफएस के अलावा हो, उसको बोलते हैं WR। सबसे पहले क्या WR को एज एन ऑडिट एविडेंस यूज किया जा सकता है? मॉक टेस्ट पेपर मार्च 21 का था, कह रहे हैं जी हाँ,
ऑडिट एविडेंस क्या होती है? कहते हैं ऑडिट एविडेंस को वो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको ओपिनियन कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं ऑडिट एविडेंस। कह रहे WRB जो है एक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जो ऑडिटर को चाहिए होती है। सिमिलर टू रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी, WR क्या है? ऑडिट एविडेंसेस है, लेकिन ऑल्दो WR प्रोवाइड नेसेसरी एविडेंस दे डू नॉट प्रोवाइड एसएई। चाहे WR आपको एविडेंसेस प्रोवाइड करते हो बट वो एसएई नहीं है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, जो हमने ऐसे 500 में पढ़े थे। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है WR को लेके? ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला तो ये है कि मैनेजमेंट से हमने WR कलेक्ट करना है, उनसे लिखवा लेने की एफएस की जिम्मेवारी आपकी है, इंटरनल कंट्रोल की जिम्मेवारी आप है। टू सपोर्ट द अदर एविडेंस, अगर ऑडिटर को कोई और एविडेंसेस मिल रहे हैं और जो WR ले रहे हैं तो उसकी सपोर्ट के लिए मैं उससे WR लिखवा रहा हूं। जैसे मैंने सेल बुक या बिल बुक मुझे मिल गई तो मैंने उनसे WR लिखवा लिया। तीसरा है रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू द रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, और जो उनसे हमें रिस्पॉन्स मिल रहे हैं हमने उनसे रिस्पॉन्स लेना है मैनेजमेंट वाले से। ये 3 आपके पास क्या है? ऑब्जेक्टिव्स है। मैनेजमेंट फ्रॉम होम WR इज टू बी रिक्वेस्टेड, किस मैनेजमेंट से आप WR मांगोगे? सबसे पहले WR जो मैनेजमेंट एप्रोप्रिएट है उससे मांग लो। दोज इंडिविजुअल जो जिससे भी आप मांग रहे हो वो कंपनी की गवर्नेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। कंपनी के CEO CFO से भी मांग सकते हो, अदर पार्टी जैसे कि TCWG से भी मांग सकते हो। मतलब आपने तो आपके लिए सबूत इकट्ठे करने हैं कि कल को कुछ हो जाए कि भैया मैंने तो सबसे डॉक्यूमेंटेशन लिए हुए हैं। अब WR अबाउट द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी चीज के लिए तो आप WR ले रहे हो, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ऑडिटर क्या मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे WR प्रोवाइड करो दैट यू फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ एफएस बनाने की जिम्मेवारी आपकी है, ये मुझे लिख के दो इस WR में, जो क्लाइंट देगा ऑडिटर रख लेगा। मेन इसमें ये पॉइंट था कि मैनेजमेंट जो है अपनी रिकन्फर्म करेगा एक्नॉलेज को कि किसने साइन किए हैं टर्म्स और कंडीशन को, क्या टर्म्स ऑडिट एंगेजमेंट की थी जो हमने प्रीवियस ईयर में तैयार की थी, क्या कोई इंडिकेशन ऐसी है जिसमें मैनेजमेंट मिसअंडरस्टूड कर गया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, या कोई अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हो। तो इन वाले पॉइंट्स को ध्यान में रख के ऑडिटर क्या करता है? WR लेता है। डेट और पीरियड क्या है? नॉर्मली आपने लेना है ऑडिट पीरियड के एंड में, कह रहे हैं जितना भी हो ना एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, ताकि बाद में कोई छेड़छाड़ ना हो सके। नोट भी आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट यार जब बन गई खत्म हो गई आपने सबमिट कर दी उसके बाद थोड़ी ना आप WR लोगे, उससे पहले लोगे। फॉर्म ऑफ रिटर्न ठीक थी बोल बोल के ना। ओहो, ऑडिट पढ़ना भी और ऑडिट पढ़ाना भी अपने आप में एक ऐसा मतलब चैलेंज है ना। पूरी CA एक तरफ, ऑडिट को पढ़ना और ऑडिट को पढ़ाना दूसरी तरफ, है ना, दोनों सिमिलर लाइन पे चैलेंजेस चलते हैं ये। तो ऐसे थोड़ी ना आप ऑडिटर बन जाओगे, तो ये चैलेंजेस को तो ओवरकम करना पड़ेगा। ऑडिटर की क्या ड्यूटी है? अगर जो WR है वो डाउटफुल हो, WR अगर डाउटफुल है तो ऑडिटर क्या करेगा? उसके इफेक्ट्स को डिटरमाइन करेगा कि उसके इफेक्ट क्या क्या पड़ रहे हैं। अगर वो इनकंसिस्टेंट है अदर ऑडिट एविडेंसेस से तो मैटर को रिजोल्व किया जाएगा। अगर रिलायबल नहीं है, ठीक है, तो अप्रोप्रिएट एक्शन लिए जाएंगे कि क्या अप्रोप्रिएट एक्शन बनते हैं। और अगर फिर भी कुछ नहीं लगता, इंटेग्रिटी पे ही डाउट होता है, WR की इंटेग्रिटी पे डाउट है, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दो, दियो जी DO एज पर ऐसे 705 लगाओ। तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर ऑडिटर को डाउटफुल लग रहे हैं कि जो उसने दिया वो सही नहीं है। लेकिन अगर यहां से भी वर्स्ट सिनेरियो आ जाता है, आप WR मांग रहे हो, आप कह रहे हो भाई मेरे को बता यार, लिख के दे, कागज दे, वो दे ही नहीं रहा। पहले तो था उसने दिए गलत थे, यहाँ पे दे ही नहीं रहा। तो इसमें तो आप मैटर डिस्कस करोगे मैनेजमेंट से, रीइवैल्यूएट करोगे रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट को, लास्ट में हमेशा के लिए अपना हथियार चला दोगे DO। मैं तो क्वालिफिकेशन दूंगा, क्वालिफिकेशन भी सबसे खतरनाक है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। बस इसी के साथ आपका essay 580 खत्म हो गया है। आगे आ जाओ essay 501 पे। Audit evidence specific consideration for selected items. There are three selected items. There are three selected items. Inventory. हमेशा ना पेन भी बड़ा चालाक है, ये भी लास्ट में ना मतलब वो होने लग जाता है कि सर बस करो जी, ऑडिट है, कोई मजाक थोड़ी है। तो 3 है इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। इसके लिए क्या ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने चाहिए थे? देखो कायदे से ICI को ऐसे 500 के साथ में 501 डालना चाहिए, नहीं थी उसको तो पहले 580 घुमाना है, उसके बाद 501 डाल रहे हैं, ठीक है जी। इन्वेंट्री जो है वो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, स्टॉक की बात है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकली मैटर करती हैं चीजें। तो इसलिए सबसे पहले इन्वेंट्री की ऑडिट हमने कैसे करनी है, तो कह रहे हैं
ऑडिटर जो है ना सबसे पहले एसआई ऑब्टेन करेगा उसकी एग्जिस्टेंस को लेके और उसकी कंडीशन को लेके, किसकी, इन्वेंट्री की। फिजिकल इन्वेंट्री कर सकता है, मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन देखेगा क्या है, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करेगा, काउंट प्रोसीजर मतलब कुछ डिब्बे खोल के देखेगा सही है कि नहीं, इंस्पेक्ट करेगा इन्वेंट्री को, टेस्ट काउंट करेगा मतलब काउंट करके देखेगा ठीक है कि नहीं। घुमा फिरा के वही एक ही बात बोली गई है, कह रहे मैटर्स या फैक्टर्स रेलिवेंट इन प्लानिंग द अटेंडेंस ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। अगर आप फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहे हो तो क्या मैटर आप मतलब किन बातों का ध्यान में रखोगे, नेचर ऑफ इन्वेंट्री कैसा है, वर्क इन प्रोग्रेस की शेप में है कि नहीं, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट क्या है, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल क्या है इन्वेंट्री को लेके, क्या एडिक्वेट प्रोसीजर लगाए गए फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए, टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, क्या कंपनी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कोई एमआईएस वगैरह या कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं लगाती, किस लोकेशन पे पड़े हैं उसका ध्यान रखोगे, वेदर द असिस्टेंस ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट, क्या आपको ऑडिटर के एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने बोला था अगर आपको पेट्रोल पंप की या किसी लिकर की कोई ऐसे प्रोडक्ट की करनी है जहां पे आपको नॉलेज नहीं है, इंजीनियर या आर्किटेक्ट आपको चाहिए। लेकिन अगर आप इन्वेंट्री करते हो अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट पे, मतलब आपने ऑडिट की 22 मार्च को फिर की 31 मार्च को फॉर एग्जांपल, तो उसके बीच इंटरवेनिंग पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसकी ऑडिट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अगर ऑडिटर अनेबल है टू अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, मतलब कि उसको 30 तारीख को कहीं पे जाना था ऑडिट करने लेकिन वो बीमार पड़ गया, उसके चाचा के बेटे की शादी हो गई, कुछ भी हो गया, वो नहीं जा पाया, तो क्या करेंगे, ऑल्टरनेट डेट पे चला जाएगा बस, या फिर इंटरवेनिंग ट्रांजैक्शन में उस डेट के बीच में और ऑडिट जिस दिन करने गया उस डेट के बीच में कुछ भी ट्रांजैक्शन हुई उसको चेक कर लेगा। लेकिन अगर इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं हुई, इम्प्रैक्टिकेबल है, तो फिर वो ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, ऊपर का ऑल्टरनेटिव डेट पे जाना पड़ेगा उसको, अगले दिन चला जाएगा, यहाँ पे ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। अगर ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर भी ना लगा पाया ऑडिटर तो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा अपना ओपिनियन एज पर एसए 705 के अकॉर्डिंग। अगर इन्वेंट्री जो है किसी थर्ड पर्सन की कस्टडी में है तो वो उससे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मांगेगा एज पर एसए 505, ठीक है जी, या फिर इंस्पेक्शन करके देखेगा वहां खुद ही चला जाएगा। इन्वेंट्री का काम लेकिन पेपर में बहुत आता है। लिटिगेशन और क्लेम को कैसे चेक किया जा सकता है, मतलब कंपनी के अगेंस्ट कोई लिटिगेशन चल रही है, कोई क्लेम कर रहे हैं, ऑडिटर को तो पता नहीं चलेगा क्योंकि वो तो देखा जाए आपकी बैलेंस शीट या पी&एल का पार्ट तो होते नहीं है, तो इसलिए ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर एक ऐसा ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, ऐसा दिमाग लगाएगा कि मैं उनसे इंक्वायरी कर लूं मैनेजमेंट से कि तुम्हारे अगेंस्ट कोई केस तो नहीं चल रहा, रिव्यू करके देख लूं, मिनट्स के मीटिंग के मिनट्स हो गए, ठीक है, कम्युनिकेशन एक्सटर्नल लीगल वकील के साथ क्या डिस्कशन हो रही है उसको रिव्यू कर लूं, या फिर लीगल एक्सपेंस अगर पी&एल के डेबिट में आ रही है तो मैं तो पूछूंगा भाई ये क्यों आ रहे हैं, तो रिव्यू कर लेना है अपने इन चीजों को। अगर ऑडिटर को लग रहा है, ऑडिटर असेस द रूम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑडिटर को लग रहा है कि भाई लिटिगेशन और क्लेम में थोड़ा सा तो झोल है, मतलब क्लेम कहने का मतलब है रिस्क होने के चांसेस है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा कंपनी के लीगल काउंसिल के साथ, एडवोकेट के साथ डिस्कस करेगा कि भैया क्या मुद्दा है, कहाँ कहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन रिक्वायर होती है। अगर ऑडिटर को लग रहा है सिग्निफिकेंट रिस्क है इस मामले में, मैटर जो है जी कॉम्प्लेक्स है, डिसएग्रीमेंट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एंटिटीज एक्सटर्नल काउंसिल, मतलब उनमें दोनों में पहले ही डिसएग्रीमेंट हो चुके हैं, मतलब कंपनी कुछ और कह रही है एडवोकेट कुछ और कह रहा है, या फिर अगर लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट करते हैं एंटिटीज एक्सटर्नल काउंसिल को कि आप डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो फिर आप लीगल ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे अगर आप कंपनी के एडवोकेट के साथ ना मिल पाए तो। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे ऑडिटर को कि आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लीगल काउंसिल खुद मुकर जाए कि ना अभी ना मेरे को तो कंपनी ने मना किया हुआ है, या फिर ऑडिटर जो है खुद ही ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर ना लगा पाए जो ऊपर दिए हुए थे, सभी केसेस में आप एसए 705 लगा के मॉडिफाई द ओपिनियन दे दोगे, बात ही खत्म। उसके बाद सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में क्या है, मतलब कि क्या ये तो ऑडिटर शैल ऑब्टेन द एसए रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन याद है ना क्या होती है, थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसमें 10% वाली को टर्म्स और कंडीशन होती थी, आप एफआर में या एएस में पढ़ते थे, तो अगर कोई चीज की 10% प्रॉफिट या 10% टर्नओवर से ज्यादा है तो उस प्रोडक्ट को हम सेगमेंट बोलते थे और उसकी अलग से डिस्क्लोजर करना पड़ता था। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने obtaining the understanding of method used by the management, मैनेजमेंट ने क्या क्या मेथड यूज किए किसी आइटम को सेगमेंट बनाने के लिए, इवेलुएट करो वेदर सच मेथड रिजल्ट इन डिस्क्लोजर, क्या एप्लीकेबल एफआरएफ यानी कि एएस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने उसको डिस्क्लोज किया कि नहीं किया फिर उस पर्टिकुलर सेगमेंट को, और टेस्टिंग करके देख लो उन मेथड्स की, और या फिर परफॉर्म अदर प्रोसीजर
या ऑडिट प्रोसीजर लगा के देख लो जो एप्रोप्रिएट हो। ये हो गई जी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की ऑडिट। बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड था। चलिए अगले स्टैंडर्ड पे मूव ऑन कर रहे हैं। अगला स्टैंडर्ड आपके पास है ऐसे 505 ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप ऑडिट करने गए आपको अपने क्लाइंट की बात पे ही ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता है वो कई तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको सही नहीं देते। अब कंपनी के अंदर ओनर्स थोड़ी ना बैठे होते हैं, कंपनी के अंदर तो मैनेजमेंट बैठी होती है, एम्प्लॉइज बैठे होते हैं, ठीक है। और वो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो ऐसे 505 इसी कंटेक्स्ट में ऐसे 505 का जन्म होता है, जहां पे वो सामने वाले से अगर उसको ट्रस्ट नहीं है, सामने वाले पे उसको ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स उसको रिलायबल नहीं लग रहे, तो वो किसी बाहर वाले से पूछेगा। जैसे उसने आपको बैंक का बैलेंस दिया तो आप बैंक की कंफर्मेशन सीधा डायरेक्टली बैंक से करोगे। आप लोगों ने जैसे परचेज के बिल देखे, परचेज के बिल आपको ओवर वैल्यूड लग रहे हैं, तो आपने उस परचेज क्रेडिटर को आपने कॉल मिलाया या उसके पास आप चले गए। तो इस कंटेक्स्ट में ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब क्या है, ऑडिटर जो है किसी बाहर वाले डेटर क्रेडिटर बैंक वाले से रिटर्न रिस्पॉन्स लेगा, जो डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स किसको मिलेगा, ऑडिटर को। तो वो एक इन्फॉर्मेशन तैयार करेगा कि भैया आप हमारी कंपनी के डेटर हो क्रेडिटर हो, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे को हाँ ना करके बताओ। तो दो तरह की इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट है जो ऑडिटर सामने वाली थर्ड पार्टी से मांगता है। एक होती है पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, जैसे कि ऑडिटर बोल रहे हैं, यहाँ पे ये ऑडिटर है, यहाँ पे ये डेटर है, ये इसको बोल रहा है कि मैं आपको एक चिट्ठी भेज रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ, यस या नो में मेरे को जवाब दे देना। अगर आप एग्री कर रहे हो तो भी, डिसएग्री कर रहे हो तो भी। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में आपको, आप पार्टी को, सामने वाले को फोन करके कह रहे हो अगर आप मेरी इंफॉर्मेशन से डिसएग्री कर रहे हो तो रिप्लाई देना, तो रिक्वेस्ट भेजना, अदरवाइज नहीं। इसको बोलते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में क्या होता है, जब सामने वाली पार्टी अगर डिसएग्री कर रही है आपकी बात से तभी रिप्लाई करेगी। लेकिन नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के लिमिटेड यूज होते हैं। क्या, क्यों? क्योंकि ये आपको लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस देती है, क्योंकि आप सिर्फ ये कह रहे हो कि अगर आप डिसएग्री कर रहे हो तभी, हो सकता है उसके बाद कोई एक्सप्लेनेशन हो, तो ये आपको लेस परसुएसिव यानी कि अच्छे, मतलब कम अच्छे, कहने का मतलब कम अच्छे एविडेंसेस प्रोवाइड करती है। कह रहे हैं इसलिए आपने ना नेगेटिव इंफॉर्मेशन को आपने सिर्फ तभी यूज करना है अगर सारी कंडीशन पूरी हो। क्या? अगर तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो है। सेकंड, अगर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वेरी लो एक्सेप्शन रेट है। एक्सेप्शन का मतलब होता है डिफरेंस, अगर डिफरेंसेस बहुत कम है तभी आप ये वाली रिक्वेस्ट को यूज करोगे, अदरवाइज आप पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को यूज करोगे। या फिर ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ द सर्कमस्टांसेस, ऑडिटर को ये, ऑडिटर अवेयर ही नहीं है इस चीज से कि जो मैं कंफर्मेशन मांग रहा हूं ना, डिसरिगार्ड हो जाएगी वो रिक्वेस्ट। तो इससे क्या होगा, इससे वो सिर्फ क्या कहते हैं, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को कम यूज करता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला ही कंफर्टेबल नहीं है। उसके बाद एक होता है नॉन रिस्पॉन्स, सामने वाली पार्टी को आपने पूछा कि भाई ये बता दे, उसने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। एक होता है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब होता है डिफरेंस, आपने पूछा है कुछ, वो बता रहा है कुछ। जैसे घर पे कई बार आप क्या करते हो, कई बार पार्टी से लेट आते हो, दोस्तों के साथ मिल के आते हो, कईयों को गिफ्ट देते हो, तो मम्मी पापा आपसे कुछ पूछते हैं ना, कहाँ गया था, ये किसके लिए लिया था, किसका फोन आ रहा है, तो आप बात को घुमा देते हो, ठीक है। तो डिफरेंस का मतलब होता है, एक्सेप्शन का मतलब, डिफरेंस का मतलब होता है आप पूछ कुछ हो रहे हो, सामने वाला बताना कुछ और चाह रहा है, थोड़ी सी बात घुमाई जा रही है। तो तब आपने क्या करना है, देखोगे कि ये वाली जो बात है, क्या ये मिस स्टेटमेंट की इंडिकेशन तो नहीं दे रहा। अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर क्या है, अब आपको ये तो पता चल गया एक्सटर्नल कंफर्मेशन, अब सामने वाली थर्ड पार्टी से आपने रिस्पॉन्स मांगना चाहते हो। सबसे पहले आप देखो कि आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। तो टोटल 3-4 स्टेप्स हैं इसके। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर, आप बैंक वाले को या डेटर या क्रेडिटर को फोन कर रहे हो, आप क्या पूछना चाहते हो, सबसे पहले ये देखो इंफॉर्मेशन। कोई अकाउंट बैलेंस पूछना चाहते हो, या कोई टर्म्स और एग्रीमेंट पूछना चाहते हो जो क्लाइंट के और थर्ड पार्टी के बीच में है, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स, उनकी ट्रांजैक्शन, या फिर कोई सर्टेन कंडीशन जो एब्सेंस है, एब्सेंट है उन दोनों के एग्रीमेंट में, वो पूछना चाहते हो। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन पता करो। फिर जो एप्रोप्रिएट पार्टी है जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वो वाली एप्रोप्रिएट पार्टी को चूज करो। तीसरा है, फिर आपने कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिजाइन करना है और उसको क्या देखना है, प्रॉपरली एड्रेस, मतलब प्रॉपरली उसके पास पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई। और रिटर्न इंफॉर्मेशन, जो उसका रिस्पॉन्स है, रिटर्न इंफॉर्मेशन आपके लिए पहुंचेगी, क्या उस चीज के लिए भी आपने प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखे हैं। इसको बोलते हैं कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिजाइन करना। पहला था इंफॉर्मेशन, सेकंड था कंफर्मिंग पार्टी, तीसरी है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिजाइन करना। लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको ध्यान में रख के आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजते हो।
जैसे असर्शन बीइंग एड्रेस्ड, आपको किस मामले में, किस पॉइंट के ऊपर आपको बात चाहिए, क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उस पॉइंट पे, उसको देख के आप रिक्वेस्ट को डिजाइन करोगे। लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिक्वेस्ट क्या है, किस फॉर्म में आपको चाहिए, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिट क्या है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि ओरल चलेगा या रिटर्न ही चलेगा, मैनुअल चलेगा या इलेक्ट्रॉनिक चलेगा, मैनेजमेंट ऑथराइजेशन क्या सामने वाले ऑथराइज है, और सबसे पॉइंट ये वाला जरूरी है, एबिलिटी ऑफ कंफर्मिंग पार्टी, जिससे आप पूछ रहे हो, क्या आपको वो मतलब उसमें इतनी काबिलियत है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको दे भी सके। ये होते हैं फैक्टर्स। उसके बाद आपने रिक्वेस्ट को सेंड कर देना है, सेंड के साथ आपने फॉलोअप लिख देना है कि भैया मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, फॉलोअप का मतलब आप मेरे को रिस्पॉन्स भेज भी देना ताकि मुझे मिल जाए। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूजल आ जाता है, ये पॉइंट हमेशा रिफ्यूजल वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर मैनेजमेंट की रिफ्यूजल आती है कि आपने कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं भेजी नहीं बैंक वालों को, आपको जो बैंक स्टेटमेंट हमने दे दी, मैनेजमेंट कह रहा है तो वो सही है, अगर सही है तो बेटा डर क्यों रहे हो तो मैनेजमेंट वाले बीच में आ रहे हैं ये कहने के लिए कि प्लीज, या ऑर्डर दे रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, तो हम देखेंगे, नाराज नहीं होना सीधा, तो पहले मैनेजमेंट के रीजन को हम इंक्वायरी करेंगे, उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे कि ठीक है कि नहीं है, उसकी इम्प्लीकेशन चेक करेंगे कि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या वो फ्रॉड के चांसेस तो नहीं। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं चलेगा तो अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगा देंगे आप, तो फिर उसकी बजाय हम देखेंगे ना कि अब और हम क्या कर सकते हैं, नहीं तो हम कहेंगे भाई नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड दे तो मैं वहां से चेक कर लूंगा। अगर मैनेजमेंट की रिफ्यूजल आपको अनरीजनेबल लगी, आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये तो फ्रॉड का केस है, मैनेजमेंट वाले जान के वो कर रहे हैं, या फिर ऑडिटर जो है वो ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर ना लगा पाया, तो फिर वो टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करेगा, इम्प्लीकेशन चेक करेगा कि मेरी ऑडिट के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, लास्ट में कुछ नहीं समझ आया तो ऑडिटर ओपिनियन ऐसे 705 के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया जाएगा। ऑडिटर के पास इतनी तो पावर होती ही है। इवेलुएटिंग द एविडेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी से अगर आपने कोई एविडेंसेस मिले हैं तो उसको कैसे इवेलुएट करोगे, तो देखोगे क्या वो रेलिवेंट या रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस हैं जो आपको थर्ड पार्टी से मिले, या फिर आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा एज पर SA 330। तो देख लेना थर्ड पार्टी से मिले हुए एविडेंसेस आपके लिए रेलिवेंट रिलायबल है, नहीं तो SA 330 लगाना पड़ेगा। कि एरियाज वेयर एक्सटर्नल कंफर्मेशन में बी ऑब्टेन्ड, किस किस एरिया पे आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन चाहिए होती है, बैंक का बैलेंस के लिए, डेटर क्रेडिटर के बैलेंस के लिए, किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई लीज होल्ड के लिए, रेंट एग्रीमेंट्स के लिए, ये सब चीजें, बैंक बैलेंस के लिए, अकाउंट रिसीवेबल के लिए, कोई स्टॉक थर्ड पार्टी के पास पड़ा है, कोई प्रॉपर्टी की टाइटल डीड आपके नाम पे है या लीज होल्ड है, इन्वेस्टमेंट जो आपने परचेज किए हैं बट डिलीवरी तो मिली नहीं है, वो कह रहे हैं हमने FD कराई हुई है, स्लिप दिखा हुआ है नहीं, बैंक को कॉल करना पड़ेगा, कोई किसी से आपने लोन ले रखा है, इन सभी मामलों के लिए ये एरियाज हैं जहां पे आपको क्या करना पड़ता है, EC लेनी पड़ सकती है। अगला टॉपिक है रिजल्ट ऑफ EC प्रोसीजर, रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट। यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, पेपर में क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा कि फैक्टर्स अबाउट, अगर आपको रिस्पॉन्स की रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट है, सामने वाले ने रिस्पॉन्स दे दिया, आपको रिलायबिलिटी के ऊपर उसकी डाउट है, तो फर्दर एविडेंसेस ऑब्टेन करो। अगर जो रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट इज नॉट रिलायबल, ठीक है, पहले तो आपको डाउट हो रहा है कि रिलायबल है या नहीं है, यहां पे आपको पता चल गया कि जो उसका रिस्पॉन्स है रिलायबल नहीं है, तो आप उसका इफेक्ट चेक करोगे ऑन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे। अगर कंफर्मिंग पार्टी डू नॉट रिस्पॉन्ड तो ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगा लो, ये तो हमने ऊपर भी देखा था। और अगर ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर भी आपको एविडेंसेस नहीं प्रोवाइड कर रहे तो लास्ट में आप मॉडिफाइड ओपिनियन कर दोगे एज पर SA 705। खत्म, SA 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन इतना ही था। चलिए जी सर, चलिए करें आगे, मूव ऑन करें। SA 510 पे मूव ऑन कर रहे हैं, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंस। पेपर में बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन इसके दो टॉपिक बहुत खास हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर में करेक्ट इनकरेक्ट की फॉर्म में आ सकते हैं। किसी भी टाइम पे SA 510 का कोई टॉपिक टपक सकता है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब होता है ऐसी ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब ऐसी ऑडिट, पहले कह रहे हैं इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मीनिंग क्या है, कह रहे हैं ऐसी एंगेजमेंट इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड, यानी कि पिछले साल या तो ऑडिट ही नहीं हो रखे किसी कंपनी के, या फिर किसी और ऑडिटर ने किए हैं। कहने का मतलब ये है आप नए CA हो, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे न्यू ऑडिटर्स हो। क्यों इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट? ओपनिंग बैलेंस आप लोगों ने चेक करने हैं, या तो पिछले साल क्लाइंट की ऑडिट ही नहीं हुई या फिर किसी और ने किया है। बेटा आप तो पहली बार ही आ रहे हो ना। ओपनिंग बैलेंसेस क्या होते हैं? जो बैलेंस एग्जिस्ट करते हैं स्टार्टिंग में, या फिर पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस, या अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रायर पीरियड की,
या फिर कोई ट्रांजैक्शन प्रायर पीरियड की, या फिर कुछ मैटर जिनको डिस्क्लोज करना होता है जैसे कंटिजेंसी या कमिटमेंट को बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में, मतलब या तो पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंसेस या इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस, इसके अलावा अकाउंटिंग पॉलिसीज या डिस्क्लोजर, ये सारा आपका ओपनिंग बैलेंस में काउंट होता है। प्रीडिसेसर कौन हो, ऑडिटर कौन होता है, जिसने पिछले साल ऑडिट की हो। तो ओपनिंग बैलेंस आपने चेक करने हैं क्योंकि आप नए सीए हो, आपको ओपनिंग बैलेंस चेक करने हैं, तो उसके लिए ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर को एविडेंसेस चाहिए बेटा, प्रूफ चाहिए हमें। तो ही विल ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या क्या कि कोई ओपनिंग बैलेंस में मिस स्टेटमेंट तो नहीं कंटेन जो करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी अफेक्ट कर सकता है। क्या कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हैं वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही हैं ओवर द ईयर, या फिर अगर कंपनी की पॉलिसीज में चेंज हुआ है तो उसको अकाउंटेड या डिस्क्लोज किया गया कि नहीं किया गया। ऑडिटर ने इस चीज के लिए क्या करने हैं, एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। तो अब आप प्रोसीजर देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव तो हमें समझ आ गया कि ऑडिटर क्या करना चाहता है। अब ऑब्जेक्टिव एक बार पता चल गया, मुझे पता चल गया मेरे को सीए करनी है, जब मेरे को पता चल गया मेरे को सीए के फाइनल का पेपर देना है, तो अब मेरे को उसके प्रोसेस में जाना पड़ेगा ना, प्रोसीजर में क्लासेस लगाओ, पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, तो ये वो चीज है ऑडिट प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मोस्ट रिसेंट एफएस या ऑडिटर रिपोर्ट है पहले उसको पढ़ेंगे, फिर हम ऐसे ही ऑब्टेन करेंगे, एविडेंसेस ऑब्टेन करेंगे, क्या पिछले बैलेंसेस को करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड किया गया कि नहीं किया गया, कोई एडजस्टमेंट किया तो उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज किया गया कि नहीं किया गया, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई की गई कि नहीं की गई, परफॉर्म वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले साल की ऑडिटेड थी तो वेरीफाई करो द कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो वाली ऑडिटेड करो। कोई स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर अगर आप लगाना चाहते हो किसी एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए तो वो लगाओ। ये आपका ऑडिट प्रोसीजर है ताकि ओपनिंग बैलेंस के ऊपर आप जानकारी इकट्ठी कर सको, क्योंकि ये बहुत भयंकर चीज है। अगर इसके ऊपर स्टैंडर्ड लगा हुआ है ना, ऐसे 510 के ऊपर ओपनिंग बैलेंस के ऊपर एक अलग से स्टैंडर्ड बना हुआ है, तो ये एक बड़ी रेलिवेंट चीज है। क्यों? क्योंकि पिछले साल आप ऑडिटर थे नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस अगर सही होंगे तभी तो ये वाली ट्रांजैक्शन इस साल की उसका इंपैक्ट पता चलेगा। फिर अगर आपने देखना, इफ ऑडिटर ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस ओपनिंग बैलेंस कंटेन, अगर आपको लग रहा है कि ओपनिंग बैलेंस में मिस स्टेटमेंट थी दैट कुड मटेरियली अफेक्ट द करंट पीरियड एफएस, तो फिर आप एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे। पिछले साल मिस स्टेटमेंट थी, उसका इंपैक्ट आज की ऑडिट पे भी पड़ सकता है, तो आप एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे। अगर मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है तो उसको आप कम्युनिकेट करके चलोगे टीसीडब्ल्यूजी के साथ एज पर एसए 450 एंड 260। उसके बाद है कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज रेलिवेंट टू ओपनिंग बैलेंस। अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है कंसिस्टेंटली अप्लाई करनी है, अगर कोई चेंज किया तो उसको प्रॉपरली अकाउंटेड या डिस्क्लोज करना है। ये तो हो गया ऑडिट प्रोसीजर। अब ऑडिटर का कंक्लूजन या रिपोर्टिंग कैसे करोगे भाई? ओपनिंग बैलेंस को लेके ऑडिटर का कंक्लूजन या रिपोर्टिंग क्या होगी? सबसे पहले हम देखते हैं इन रिलेशन टू ओपनिंग बैलेंस। अगर ऑडिटर को एविडेंसेस नहीं मिलते, ऊपर हमने देखा था ना एविडेंसेस चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए, इश्यूज के लिए, अगर ऑडिटर को ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिलते रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंस, ही विल इशू द क्वालिफाइड ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एज पर एसए 705। अगर ओपनिंग बैलेंस में कोई ना कोई मिस स्टेटमेंट है और उसका इफेक्ट उसको आपने प्रॉपरली अकाउंटेड या डिस्क्लोज नहीं किया, तब भी क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन आप दे सकते हो। कब? अगर मिस स्टेटमेंट है। अच्छा जी, अगली आपका ऑडिट ओपिनियन है अकाउंटिंग पॉलिसीज को लेके। अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर आपने कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं की या उसको प्रॉपरली अकाउंटेड या डिस्क्लोज या प्रेजेंट नहीं किया, तब आप क्यूओ या एओ दे सकते हो, तब डीओ नहीं दोगे। इफ मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द प्रीडिसेसर ऑडिटर रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पिछले ऑडिटर की रिपोर्ट में ही मॉडिफिकेशन थी और वो रेलिवेंट है करंट पीरियड की ऑडिट को लेके भी, तो आप उसके इफेक्ट्स को इवेलुएट करोगे कि उस क्यों मॉडिफिकेशन वगैरह दी, और द ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ऑडिटर ओपिनियन ऑफ द करंट पीरियड। मतलब देख रहे हो, पिछले साल की ऑडिट ओपिनियन के ऊपर मॉडिफिकेशन थी, उसके इफेक्ट अभी भी रेलिवेंट है, तो करंट पीरियड की ऑडिट को भी आप क्या करोगे? मॉडिफाई कर दोगे। बस इसी के साथ आपका ऐसे 510 भी खत्म हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट स्टैंडर्ड ऐसे 560 पे मूव ऑन कर रहे हैं। बड़ा छोटा सा स्टैंडर्ड है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा लॉजिकल स्टैंडर्ड है। क्या है? ऑडिटर एंड इट्स सब्सिक्वेंट इवेंट्स। सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब क्या होता है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद, मतलब 31 मार्च के बाद आपको कोई ऐसे क्या कहते हैं, कोई इवेंट मिल रहे हैं, कोई ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं जिसका इंपैक्ट वही पिछली बैलेंस शीट में था। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये देखो, ये है डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और यहाँ पे है डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। तो अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मान लेते हैं 31 मार्च, ठीक है जी, इस डेट पे अगर आपको कोई इवेंट्स मिले 31 मार्च तक की ट्रांजैक्शन 31 मार्च वाली बैलेंस शीट में हो जानी चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं
या फिर एफएस डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के भी बाद अगर आपको मिल रहे हैं तो इसको बोला जाता है इवेंट्स, इवेंट अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। या फिर अगर आपको डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट के बाद कुछ मिल रहे हैं तो उसको बोल दिया जाता है फैक्ट। और इन सबको चाहे इवेंट्स हो चाहे फैक्ट हो, इन सबको बोला जाता है सब्सिक्वेंट इवेंट। कहने का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद। उसके बाद आपके पास डेट आती है ऑडिटर रिपोर्ट की। ऑडिटर रिपोर्ट की डेट के बाद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू करनी पड़ती है, फिर आपकी जर्नल मीटिंग होती है। ये हो गया मीनिंग एक बार के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑडिटर का क्या रोल है अगर आपको कोई ना कोई इवेंट मिले चाहे फैक्ट मिले। इवेंट ये हो गए, फैक्ट ये हो गए, इन दोनों को ही सब्सिक्वेंट इवेंट बोला जाता है। तो ऑडिटर की क्या जिम्मेवारी है, ये स्टैंडर्ड इसी की बात करते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या अगर आपको कोई इवेंट या कोई फैक्ट जो मिले हैं उसके रिगार्डिंग आपको एविडेंसेस मिले हैं, ऑब्टेन द, आपको क्या करना है, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं। क्या फिर उस इवेंट के लिए एडजस्टमेंट की जरूरत है, एडजस्टमेंट मतलब आपको पिछली बैलेंस शीट में ही फेरबदल करना पड़ेगा, या सिर्फ डिस्क्लोजर से ही काम चल जाएगा। अब ऑडिट प्रोसीजर में देखने वाला हूं क्या है, देखो ये है टॉपिक ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग द इवेंट अकरिंग बिटवीन द डेट, ये देखो बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। एफएस की डेट के बाद और ऑडिटर रिपोर्ट से पहले, कहने का मतलब है ये वाली, ये जो एरो लगी हुई है, इस डेट के बीच में अगर आपको कोई ना कोई पॉइंट मिलते हैं तो आपकी क्या जिम्मेवारी है। तो सबसे पहले ऑडिटर देखेगा ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसीजर, कि किस प्रोसीजर के थ्रू आपको पिछली इंफॉर्मेशन अब मिल रही है तो पिछले साल की मिल आपको अब रही है कि मैनेजमेंट ने उसको कैसे आइडेंटिफाई किया। फिर इंक्वायरी करके देखेंगे मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की आपको कि ये सब्सिक्वेंट इवेंट क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करेंगे कि नहीं। आप मिनट बुक रीड करोगे, ठीक है, जो भी आपके टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट की मिनट बुक्स हैं, क्या क्या इनमें डिस्कशन हुई है, मतलब 21-22 का डेटा है, आपको 21-22 के बाद मिल रहा है। और कोई इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपकी बनी हुई है तब तक की, जुलाई अगस्त तक की, तो आप इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी रीड कर लोगे। आगे है ऑडिटर्स ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग द सब्सिक्वेंट इवेंट। सब्सिक्वेंट इवेंट मतलब वही वाले बाद वाले, कह रहे हैं फैक्ट्स जो आपको मिले हैं आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट छप गई, ऑडिटर रिपोर्ट मतलब कहने का मतलब सबमिट हो गई है, उसके बाद आपको मिले हैं, बट बिफोर द एफएसआर इशूड। देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जैसे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट है 31 मार्च, यहाँ पे आप लोगों को क्या हुआ, ऑडिटर रिपोर्ट आपकी बन गई। फिर ऑडिटर रिपोर्ट के बाद ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इश्यू किया जाता है, सारे शेयर होल्डर तक पहुंचाया जाता है। फिर यहाँ पे होती है आपकी जर्नल मीटिंग। तो पहले हम इसका पढ़ चुके हैं इवेंट, अब हम ये वाला पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं अगर आपको ऑडिटर रिपोर्ट से पहले मिल रहे हैं लेकिन इस वाले टाइम पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू करने से पहले, तो ऑडिटर की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। फिर ऑडिटर देखेगा क्या अगर ये एविडेंसेस मेरे को ऑडिट रिपोर्ट वाले दिन मिल चुके होते या उससे पहले मिल चुके होते तो क्या मैं ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करता। तो इसके लिए क्या करेगा, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स इस पीरियड में मिल रहे हैं, इस पीरियड में, तो वो देखेगा, मैटर को डिस्कस करेगा टीसीडब्ल्यूजी के मैनेजमेंट के साथ, कि देखेगा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने की नीड है या फिर मैनेजमेंट ने कैसे उस मैटर को एड्रेस किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगला टॉपिक है अगर आपको फैक्ट मिल रहे हैं आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड। अब आपको यहां पे मिल रहे हैं, ये इधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुकी है, बैलेंस शीट सभी शेयर होल्डर गवर्नमेंट तक पहुंच चुकी है, अब आपको फैक्ट मिल रहे हैं, भाई ये तो पिछली बैलेंस शीट का कुछ रह गया था। तब भी सेम टॉपिक है जैसे ऊपर वाला था, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, क्या ऑडिट रिपोर्ट अमेंड करने की जरूरत है, मैटर को डिस्कस कर लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंडमेंट की नीड देख लो और इंक्वायर करो कि मैनेजमेंट ने उस मैटर को कैसे एड्रेस किया। अगला टॉपिक है स्पेसिफिक इंक्वायरी टू बी मेड फ्रॉम द मैनेजमेंट। आपको कई कई चीजों के लिए स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी पड़ेगी मैनेजमेंट के लिए, मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि क्या कंपनी ने कोई न्यू कमिटमेंट या बोरोइंग या कोई गारंटी ली है, अगर ली है तो वो वाली चीज मैनेजमेंट से पूछो कि मेरे को इसकी डिटेल बताओ। क्या कंपनी ने कोई एसेट्स की सेल या एक्विजिशन, सेल परचेज की है, क्या शेयर कैपिटल को एक्वायर किया गया, क्या कोई एसेट्स जो है आपकी फायर फ्लड वगैरह से डिस्ट्रॉय हुई है, क्या कॉन्टिजेंसी की आपकी डेवलपमेंट है, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज आप यूज कर रहे हो उसको चेंज कर रहे हो, क्या कोई अनयूजुअल अकाउंटिंग एजम्पशन एडजस्टमेंट कोई आपने की है, क्या कोई ऐसी इवेंट अकर हुए दैट आर रेलिवेंट टू रिकवरेबिलिटी ऑफ एसेट। मतलब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो उन्होंने बोल दिया कि इसकी स्पेसिफिक इंक्वायरी आप करवा के रख लेना मैनेजमेंट से। इसी के साथ आपका एसए 560 भी खत्म।
ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी पे आ जाओ, रिश्तेदारों पे बात आ रही है। अब रिश्तेदारों के ऊपर स्टैंडर्ड बनाना पड़ गया अलग से। जैसे किसी फैमिली के रिश्तेदार होते हैं, ऐसे ही रिश्तेदार जो हैं बिजनेस के भी होते हैं, जिसको हम रिलेटेड पार्टी बोलते हैं। जो लोग ऑडिट करके आए हुए हैं, जिनको जिनके पास ऑडिट का एक्सपीरियंस है, वो पता है रिलेटेड पार्टी नहीं बोलते, वो पता है क्या बोलते हैं? सिस्टर कंसर्न्स, है ना, याद आया, सिस्टर कंसर्न्स बोला जाता है इसको प्रैक्टिकल लाइफ में। तो रिलेटेड पार्टी जो है मेरे अकॉर्डिंग बड़ा लॉजिकल और बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड है, लेकिन आईसीए ने थोड़ी सी इसको लैंग्वेज इस हिसाब से बना दी इसकी, या सीए इंटर में इसके ना ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे नहीं गए। मतलब ये स्टैंडर्ड से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि क्वेश्चन ज्यादा पूछने चाहिए, क्योंकि यहीं पे फ्रॉड जो है ना अराइज होते हैं इन ट्रांजैक्शन से। लेकिन आईसीए ने इसको हिस्टोरिकल अपनी हिस्ट्री में ना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। लेकिन देखते हैं जी क्या कहते हैं। रिलेटेड पार्टी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। रिलेटेड पार्टीज क्या होती है? आपस में एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में शेयर्स खरीद रखे हैं, आपस में उसका मैनेजमेंट इसके मैनेजमेंट के अंदर कॉमन है, कोई कंपनी एक दूसरे को कंट्रोल करती है, फिर ये आपस में इनके पास क्या होती है, 3-4 कंपनीज का एक्सेस होता है, तो फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए स्टैंडर्ड ने एक नया इसको अलग एक स्टैंडर्ड बना दिया रिलेटेड पार्टी को। रिलेटेड पार्टी होती क्या है? सबसे पहले कह रहे हैं रिलेटेड पार्टी वो है एएस 18 में पढ़ लेना, उसके अकॉर्डिंग रिलेटेड पार्टी तुम्हें पता चल जाएगा। नहीं तो उसके अलावा कोई एक पर्सन है या कोई एक अदर एंटिटी है दैट हैज कंट्रोल किसको करती है? ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब जिसके बारे में हम ऑडिट कर रहे हैं, हमारा क्लाइंट, अगर उसके ऊपर किसी कंपनी का किसी पर्सन का कंट्रोल है तो वो दोनों आपस में रिलेटेड है। या फिर सेकंड में बोल रहे हैं अनदर एंटिटी ओवर विच, किसी एंटिटी के ऊपर हमारी कंपनी को बोला जाता है रिपोर्टिंग एंटिटी, जिसके ऊपर हम रिपोर्ट कर रहे हैं उसका कंट्रोल है, तो भी ये क्या है? आपस में रिलेटेड पार्टी। या फिर कोई एक अनदर एंटिटी दैट इज अंडर द कॉमन कंट्रोल विद रिपोर्टिंग एंटिटी। कोई एक एंटिटी है यहाँ पे, ये मेरी रिपोर्टिंग एंटिटी मेरा क्लाइंट है, अगर मैं और ये इसके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब कि एक तरह से मेरा कंट्रोल यहां से मूव ऑन होके यहाँ पे जा रहा है, तो चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, ये सारी आपस में क्या मानी जाएंगी? रिलेटेड पार्टीज मानी जाएंगी। अब ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे स्टैंडर्ड में? घिसी पिटी 3-4 चीजों को ज्यादा से ज्यादा बार बार बोला गया है। ऑब्जेक्टिव का ऑडिटर क्या है ऐसे 550 चेक करते हुए? टू रिकॉग्नाइज द फ्रॉड रिस्क फैक्टर फ्रॉम द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इसको बोला जाता है आरपीआर, या फिर ट्रांजैक्शन इसको बोला जाता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आरपीटी। तो सबसे पहले ऑडिटर का मकसद क्या है? फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करना। उसके बाद ये देखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है, मिसलीडिंग तो नहीं है। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि आरपीआर या आरपीटी, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, हैव बीन एप्रोप्रिएटली आइडेंटिफाइड, अकाउंटेड या डिस्क्लोज किया गया कि नहीं किया गया। मतलब कि आरपीआर और आरपीटी को डिस्क्लोज, अकाउंट या प्रेजेंट किया गया कि नहीं किया गया। इन 3 चीजों को देखना ऑडिटर का फर्ज बनता है। अब नेचर क्या है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप की या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की? आरपीआर की नेचर क्या है या आरपीटी की नेचर क्या है? मैनी आरपीटीज आर इन द नॉर्मल कोर्स। ज्यादातर आरपीआर ट्रांजैक्शन जो है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में चलती हैं, तो वहां पे जो है रिस्क ज्यादा नहीं होता, नो हायर रोमम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा हाई नहीं होता। लेकिन किसी किसी चीजों में ना मतलब कोई चीज 100 रुपए की है, आप 300 की बेच रहे हो, कोई चीज 100 की है, आप 10 रुपए में खरीद रहे हो, किससे? आपस की एक दूसरे की कंपनियों से। तो कहीं कहीं पे नेचर ऑफ रिलेशनशिप या ट्रांजैक्शन इस हिसाब से होती है जो हायर रिस्क को आइडेंटिफाई करती हैं, तो वो आपने ध्यान से देखना है। जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ रिलेशनशिप या ट्रांजैक्शन आप करते हो, या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी इनइफेक्टिव एट आइडेंटिफाई, जो आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाया है ना कि आरपीआर और आरपीटी को पहचानो, वो इनइफेक्टिव है। आरपीटी में नोट बी कंडक्टेड अंडर द नॉर्मल मार्केट कंडीशंस, नॉर्मल मार्केट रेट पे आप लोग आपस में ट्रांजैक्शन नहीं करते, कम ज्यादा पे करते हो। तो इस केस में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है? सबसे पहले ऑडिटर की कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन, कि वो चेक करेगा कि क्या नेचर और इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आरपीआर का, रिलेशन पार्टी रिलेशनशिप का, या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का। फिर वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा आइडेंटिफाई, असेस करने के लिए या उसके ऊपर रिस्पॉन्स करने के लिए जो आरपीआर या आरपीटी की वजह से रोमम है, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट आया, उसको आइडेंटिफाई, असेस या रिस्पॉन्ड करने। ऑडिटर नीड्स ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स या ट्रांजैक्शन, क्या के लिए? ताकि वो देख सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू है या फेयर भी होनी चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। फ्रॉड रिस्क फैक्टर को पहचानने के लिए ये भी ऑडिटर की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारे काम ऑडिटर ने करने हैं। क्या?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली प्लान की गई कि नहीं की गई, इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से आप सारी चीजों को मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, मैनेजमेंट में भी अनअवेयर हो, बाकी सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट को भी हो सकता है ना पता हो, तो उससे क्या होता है अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कोल्यूशन कंसीलमेंट मिलीभगत करने के लिए। तो आपको प्रॉपर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना पड़ता है एज पर ऐसे 200, ताकि आप रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप या ट्रांजैक्शन को पता कर सको। ये सारा कंटेक्स्ट होता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्म्स लेंथ प्राइस, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। अरे आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन क्या होती है, कहती है वो ट्रांजैक्शन, वो टर्म्स और कंडीशन जो एक अनविलिंग बायर और अनविलिंग सेलर मार्केट रेट मार्केट कंडीशन के ऊपर जिस प्राइस पे जिस टर्म्स और कंडीशन पे वो आपस में डिसाइड करते हैं उसको बोलते हैं आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन विद देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट। ऑडिटर का प्रोसीजर क्या है, ऑडिटर कैसे पता करेगा, ऑडिटर सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेगा आरपीआर की आरपीटी की, फ्रॉड रिस्क फैक्टर को पहचानेगा, कंक्लूड करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं अफेक्ट हो रही आरपीआर से या आरपीटी से, वो ट्रू एंड फेयर व्यू है, वो मिसलीडिंग तो नहीं है। बार बार वही चीजें आ रही है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है आरपीआर को आरपीटी को, तीसरा ट्रू एंड फेयर व्यू चेक करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं है ये चेक करना है। स्पेसिफिक प्रोसीजर क्या है, इफ इन केस एफआरएफ एस्टैब्लिश अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर फॉर आरपीआर या आरपीटी, तो ऑडिटर को प्रोसीजर अपना ऑडिटर अपना प्रोसीजर लगाएगा आइडेंटिफाई करने के लिए, असेस करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए, मटेरियल मिसस्टेटमेंट के लिए। डब्ल्यूआर लिखवाएगा मैनेजमेंट से एज पर एस से 580 कि आप लोगों ने डिस्क्लोज की है जो आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई की है और उसको प्रॉपरली अकाउंट या डिस्क्लोज किया कि नहीं। तो बी पॉइंट भी इसी के साथ कॉमन था, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है और डिस्क्लोज करना है। फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है, क्या आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाओगे टू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज आरपीआर या आरपीटी, तो एज पर एस से 315 और 240 बीच में आते हैं कि ऑडिटर मैनेजमेंट की इंक्वायरी करेगा कि उन्होंने कैसे एंटिटी के आरपी को आइडेंटिफाई किया या कुछ चेंज हुए हैं। नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप से एंटिटी क्या है, दो पार्टीज की। टाइप एंड पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन, जो दोनों पार्टीज में रिलेटेड पार्टीज में ट्रांजैक्शन चल रही है उसके पर्पस क्या है। परफॉर्म एप्रोप्रिएट टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग वेदर मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड द कंट्रोल, क्या मैनेजमेंट ने प्रॉपरली कंट्रोल लगाया क्या के लिए, आइडेंटिफाई अकाउंटिंग या डिस्क्लोजर ऑफ आरपीआर या आरपीटी, अप्रूव सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस, अप्रूव सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन अरेंजमेंट आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ये सारी चीजें मैनेजमेंट का कंट्रोल है कि नहीं, सारी चीजें रैप कौन लगा रहा है, ऑडिटर लगा रहा है। साथ में ऑडिटर को अलर्ट रहना पड़ेगा आरपीआर और आरपीटी के लिए कि क्या अरेंजमेंट हुए दोनों पार्टीज में, कोई प्रीवियसली आइडेंटिफाइड या डिस्क्लोज किया गया ऑडिटर को कि नहीं। इफ ऑडिटर आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स, चीजें चल रही है 100 रुपए की, वो बना रहा है 130 रुपए की, तो उसको क्या करना है, पूछताछ करनी है मैनेजमेंट से, ही विल इंक्वायर द मैनेजमेंट। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बताई जाए मुझे और आरपी रिलेटेड पार्टीज इंक्लूड है कि नहीं। अगला है पॉसिबल सोर्सेज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन, रिलेटेड पार्टी के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या पॉसिबल आपको सोर्सेज मिल सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न चेक कर लो, इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द एंटिटी टू रेगुलेटरी अथॉरिटी वो चेक कर लो, शेयर होल्डर रजिस्टर चेक कर लो कौन कौन है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चेक कर लो मैनेजमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट चेक कर लो की मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी में क्या हुए हैं, सिग्निफिकेंट कंट्रोल चेक कर लो किसका है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चेक करो जो एंटिटी पे कर रही है, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट चेक कर लो। यहां से आपको क्या पता चलेगा, आपको अपने रिश्तेदारों के बारे में पता चलेगा। अगर आपको रिश्तेदारी पता करनी है ना, ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने हैं कि क्या फ्रॉड होने के चांसेस हैं, क्या फ्रॉड होने की सर्कमस्टांसेस हैं। तो अगर तो डोमिनेट कर रही है मैनेजमेंट को कोई एक सिंगल पर्सन या कोई स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे पूरे एक परिवार को परिवार का मुखिया चलाता है ना, तो ये वो मुखिया लोग हैं। तो मुखिया लोगों के लिए कैसे पता चलेगा, क्या रिलेटेड पार्टी विटोइड द सिग्निफिकेंट बिजनेस डिसीजन, कोई अच्छे बिजनेस डिसीजन है रिलेटेड पार्टी उसको मना कर देती है। फाइनल अप्रूवल के लिए आपको दादाजी के पास जाना पड़ता है, या कोई बिजनेस प्रपोजल इनिशिएट लिया रिलेटेड पार्टी ने, उसके ऊपर कोई डिबेट ही नहीं हो रही, कोई डिस्कशन ही नहीं हो रही, या फिर इंडिपेंडेंटली रिव्यू वगैरह आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे। ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द आरपीआर रेयरली इंडिपेंडेंट रिव्यूइंग या अप्रूव्ड। उसके बाद है रिस्पॉन्स वाला टॉपिक, ये आप लोगों ने खुद रीड आउट कर लेना है। उसके बाद असर्शन दैट आरपी कंडक्टेड टर्म्स, ठीक है। शेयरिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन विद एंगेजमेंट टीम, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये ऊपर वाले जो पॉइंट है एक बार रीड आउट कर लेना, सिमिलर से टॉपिक है ऊपर वाले। उसके बाद है शेयरिंग रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन विद एंगेजमेंट टीम, ईटी मतलब एंगेजमेंट टीम,
तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता है बीइंग एन ऑडिटर, जैसे समझ लो जब कोविड का टाइम आया था तो परिवार के जो पिताजी हैं उनको पता चल गया कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, तो अपने परिवार वालों को बताया जाता है ना कि भाई इससे बच के रहना है, उससे बच के रहना है, इस पे ज्यादा ध्यान देना। तो ये भी वही है, प्रिंसिपल ऑडिटर जो है एंगेजमेंट टीम को बताएगा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कि भैया हमारे अदर मेंबर या एंगेजमेंट टीम है तो ये इनकी आरपीआर है, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, ये इनकी बताएगा। फिर कम्युनिकेशन करना है आपने टीसीडब्ल्यूजी के साथ, अगर समझ लो आपको पता चलती है तो टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करके चलो आपकी आरपीआर या आरपीटी ये है तो इसके बारे में क्या क्या और पॉइंट मिल सकते हैं। लास्ट में आपको एज पर ऐसे 230 के अकॉर्डिंग इन सारी चीजों का डॉक्यूमेंट रखना है, 7 सालों के लिए रखना है। नेम ऑफ आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टीज, जो आपने रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाइड की है, सामने वाला तो आपको बताएगा नहीं, तो आपने आइडेंटिफाई किया उसका नेम रखो, और क्या नेचर है आरपीआर की या आरपीटी की, इन सभी को डॉक्यूमेंट बना के रख के चलो। एज पर ऐसे 530 थोड़ा सा टेक्निकल था, थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी मतलब बाकी स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में अजीब है, इंपॉर्टेंट मैं इसको मानता हूं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पिछले काफी टाइम से इसके ऊपर कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जितने पूछने चाहिए। और भी बड़ा सारा मटेरियल है, चलिए अगले स्टैंडर्ड पे